अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चेहरा देखा भाला लग रहा था, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मुझे याद न आया कि मैंने इस औरत को कब और कहाँ देखा था। वो इस वक्त मेरे सामने मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे तसब्सुब का शिकार देखकर उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, वकील साहब, शायद आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद नहीं, बल्कि यकीनन यही बात है। मैंने क्लाइंट बनकर मेरे पास आने वाली इस सांवली रंगत की औरत की आंखों में देखते हुए कहा, आपने अपना नाम क्या बताया है? लैला, वो मादिल अंदाज में बोली, लेकिन आप नाम या हुलिये से मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपने आज से पहले इस रूप में मुझे कभी नहीं देखा। तो फिर आप खुद ही बता दें कि आप कौन हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मेरे पास किस काम से आई हैं? जैसा कि मैंने बताया, वो रूहां से लहजे में बोली, मेरा नाम लैला है। आज मैं आपसे आखिरी बार भीख मांगने आई हूँ, रुपए पैसे की नहीं, बल्कि अपने बेटे की जिंदगी की भीख। लैला जी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझा, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। बराए मेहरबानी आसान अल्फाज में बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा जवान बेटा लाली जेल में है, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं चाहती हूँ आप लाली की रिहाई के लिए अपनी वकालत का पूरा जोर लगा दें। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, ये नहीं समझना वकील साहब कि मैं फीस में रियायत के लिए आपका दिमाग खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी पूरी फीस अदा करूंगी। आप और आप जैसे दूसरे खुदा तर्स नेक दिल लोगों का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। बस आप किसी तरह मेरे लाली को बेगुनाह साबित कर दें। लैला नामी वो औरत हर दूसरे मिनट के साथ मेरी उलझन में इजाफा करती चली जा रही थी। पहले इसने कहा वो आज मेरे पास भीख मांगने नहीं आई, अब इंकिशाफ कर रही थी कि उसके पास मेरा दिया हुआ बहुत कुछ है। बाज़ लोगों की बात को खामखा उलझाने की आदत होती है, और मज़े का पहलू ये कि इन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो सामने वाले के साथ किस किस्म की हरकत फरमा रहे हैं। मैंने लैला की फरोई बातों को एक तरफ रखा और मुद्दे की तरफ आते हुए ठोस लहजे में इस्तफसार किया, आपका बेटा किस जुर्म में जेल गया है? लाली ने कोई जुर्म नहीं किया वकील साहब, वो जल्दी से बोली, मेरे बेटे को इस केस में फंसाया गया है। ठीक है, आपका बेटा बेगुनाह है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने रफ पैड और कलम संभालते हुए सवाल किया, लाली पर क्या इल्ज़ामात आयद करके इसे जेल भेजा गया है? लाली पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है जनाब, उसने बताया। लाली ने किसको कत्ल, मेरा मतलब है इस पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम है? मैंने पेट पर कलम चलाते हुए पूछा। करीम बख्श की जान लेने का इल्ज़ाम, उसने बताया। करीम बख्श हमारी बिरादरी का मुखिया था। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, और आपको यकीन है कि लाली ने करीम बख्श को कत्ल नहीं किया? जी पक्का यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोली। क्या लाली और मुखिया में किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी? लैला से बातचीत के दौरान मेरा कलम मुसलसल पैड पर मसरूफ़ कार था, और मैं तमाम अहम नुकात को नोट करता चला जा रहा था। उसने जवाब में बताया, कोई दुश्मनी नहीं वकील साहब। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुखिया के एक फैसले की वजह से लाली इससे खासा खफा था, क्योंकि उसके नतीजे में लाली के बाप मरहूम रमज़ान की बड़ी बेइज्जती हुई थी। मैंने चौंक कर लाली की तरफ देखा और कहा, मैं मुखिया करीम बख्श मकतूल के इस फैसले की तफसील जानना चाहूँगा जो आपके बेटे की नाराज़गी का सबब बना था। ये काफ़ी लंबा चौड़ा और खासा उलझा हुआ किस्सा है वकील साहब, उसने कहा। अगर आप वाकई अपने बेटे की बाइज़्ज़त रिहाई चाहती हैं तो फिर मुझसे कुछ भी पोशीदा ना रखें, मैंने लैला के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुँचूंगा, आपकी या आपके बेटे की कोई मदद नहीं कर सकूँगा। उसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब नमूदार हुआ। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने रसान भरे लहजे में कहा, ठीक है जी, मैं आपको सब बताती हूँ, ज़रूर बताएं, मगर इससे पहले मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कौन सा सवाल वकील साहब? वो हैरत भरे लहजे में बोली। हमारी आज से पहले कब और कहाँ मुलाकात हुई है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और आपने ये क्यों कहा कि मैंने कभी आपको इस रूप में नहीं देखा? और वो भीख वाला मामला भी गौर तलब है। फिर आपका ये बयान कि मेरा दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, वगैरह वगैरह।
आप रोज़ाना अदालत आते हुए बंदर रोड से जब सिटी कोर्ट की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल के पास मैं बैठा करती थी, आप भिखारन बनकर। लैला ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। आप अक्सर अपनी गाड़ी रोककर मुझे भीख दिया करते थे। मैं वही भिखारन हूँ लैला। ओह माय गॉड, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं पाया हूँ। वाकई सिग्नल के पास बैठी हुई जिस मफलूकुल हाल औरत की मैं मदद किया करता था वो हुलिये और लिबास में बहुत मुख्तलिफ थी। आते जाते लोगों के दिल पसीजने और उनके हाथों को जेबों तक जाने के लिए मजबूर कर देने के लिए हमें खुद को वैसा ही काबिल रहम बनाना पड़ता है वकील साहब, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। हम जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद नज़र आएं, लोग इतना ही दिल खोलकर भीख देते हैं। तो आपका असली रूप ये है जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है? मैंने टटोलने वाली नज़र से लैला को देखते हुए पूछा। भीख मांगने वाली ड्यूटी पूरी करने के बाद तुम लोग साफ सुथरे और नॉर्मल हुलिये में आ जाते हो। जी वकील साहब, वो मजबूत लहजे में बोली। हमें भी आम लोगों की तरह साफ सुथरी जिंदगी जीने का हक है। बेशक कोई भी बुरा नहीं होता। आप वकालत करके रोज़ी कमाते हैं और हम लोग भीख मांग कर। लैला ने बड़े एतमाद के साथ जुमला मुकम्मल किया तो एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, आप काफ़ी दिनों से सिटी कोर्ट वाले सिग्नल पर दिखाई नहीं दे रही हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? लाली वाले मामले ने हमारी ज़िंदगी को तलपट कर दिया है, वो दुखी लहजे में बोली। वैसे मैंने अपनी रिहाइश भी तब्दील कर ली है। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप अपना बयान जारी रखें। लैला ने मुझे खुद पर बीती हुई विपदा सुनाई। मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप लैला के बेटे लाली के केस का पस मंज़र अच्छी तरह जान जाएं। एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने कई ऐसी बातों को भी शामिल कर लिया है जो बादअज़ा मुझे किसी और ज़रिए से मालूम हुई थी। इसी तरह मैंने बाज़ बातों को दानिस्ता इस बयान से गायब कर दिया है ताकि इस दास्तान के अंदर तजस्सुस का उनसर बदरजा आतम मौजूद रहे। गायब शुदा तमाम मालो असबाब अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मकामात पर आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। लियाकत उर्फ लाली की उम्र 22 साल थी। वो एक वजीहा और शकील जवान था, मगर बदकिस्मती से वो इंतहाई पसमानदा और निचले दर्जे की फैमिली में पैदा हुआ था। वो लोग एक मखसूस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे जिनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं। ये बिरादरी वाले अमूमन एक ही जगह मिलकर रहते थे और बिरादरी सिस्टम की पासदारी सब पर लाजिम थी। लाली, इसकी माँ लैला और बाप रमज़ान अमन सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक अजीब व गरीब वाक़े ने सब तितर बितर कर दिया। इस बस्ती की ज़्यादातर औरतें साहिब हैसियत लोगों के घरों में बतौर मासी काम किया करती थीं और लैला की तरह भीख मांगना ज़्यादा मुनासिब समझती थीं। मर्दों की एक बड़ी तादाद अपने घरों में पड़े चारपाइयाँ तोड़ते थे और रेडियो पर मुख्तलिफ गाने सुना करते थे। बच्चों में पढ़ने लिखने से ज़्यादा खेलने कूदने का रुझान पाया जाता था। नौजवान या तो कुछ भी नहीं करते थे और या फिर फैक्ट्री वगैरह में मजदूरी का काम किया करते थे। मादूद चंद ऐसे भी थे जो बस्ती के अंदर ही छोटी मोटी दुकानें चलाते थे। लाली की अपनी दुकान नहीं थी, वो एक फल फरोश के पास काम करता था। मज़कूरा फल फरोश का नाम था रब नवाज जिस्मानी तौर पर एक माजूर इंसान था। इसकी ज़िंदगी व्हील चेयर की रहीन मिन्नत थी। लाली को इसने अपनी मदद के लिए रखा हुआ था और इस काम के बदले वो लाली को माकूल मुआवजा दिया करता था। रब नवाज की एक ही बेटी थी, रज़िया उर्फ जिया का शुमार बस्ती की हसीन और जमील लड़कियों में होता था। जिया की माँ सफ़िया का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन लाली पर एक अनोखी उफ्ताद आन पड़ी। रब नवाज फल सब्जी और दीगर सौदा सलफ लाली के हाथ ही घर भिजवाया करता था। वो ये सामान वगैरह दरवाजे पर ही जिया को थमाकर वापस आ जाया करता था। इस रोज़ जिया ने एक काम के बहाने से घर के अंदर आने को कहा। लाली, मैंने पानी की बाल्टी बहुत ज़्यादा भर दी है, जिया ने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा। मुझसे उठाई नहीं जा रही, अगर तुम इस बाल्टी को उठाकर सहन से बर्ची खाने में रख दो तो मेहरबानी होगी। एक लम्हा सोचे बगैर लाली घर के अंदर दाखिल हो गया। जिया का बताया हुआ काम करके वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो सरसरी अंदाज में बोली, अरे याद आया कि कमरे का बल्ब भी फ्यूज़ है। अब्बा ने बल्ब मंगवा तो लिया था, लेकिन ज़ाहिर है वो व्हील चेयर से उठकर बल्ब नहीं लगा सकता और इतनी बुलंदी तक मेरा हाथ नहीं जा रहा।
अगर तुम लाओ वो बल्ब मुझे दो। वो जिया की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, मैं लगा देता हूँ, आ जाओ, बल्ब कमरे के अंदर ही रखा हुआ है। ये कहते हुए जिया कमरे की जानिब बढ़ गई। लाली ने इसकी तकलीद की। दोनों आगे पीछे कमरे के अंदर पहुंचे। इसके साथ ही वो कुछ हो गया जिसका लाली ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जिया ने कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और हलक की पूरी कुव्वत के साथ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। काबिल इसके कि लाली सूरत हाल की संगीनी को समझ पाता, जिया ने अपने लिबास को 2-3 मकामात से फाड़ डाला और बाल खोलकर इस अंदाज में बिखरा लिए जैसे वो किसी जुल्म से गुजरी हो। इस दौरान में उसकी बुलंद आहंग चीखो पुकार और रोना धोना भी जारी था। वो बस्ती निहायती मुख्तसर साइज के सिंगल स्टोरी क्वार्टर नुमा घरों पर मुश्तमिल थी, बल्कि इस बस्ती को झोपड़पट्टी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। जिया की फरियाद फौरन से पेश तक बस्ती वालों तक पहुंच गई और वो लोग आने वाहिद में उसकी मदद को आ गए। दरवाज़ा तोड़ने पर अंदर के मनाजिर ने सबको मबहूत कर दिया। जिया को रेस्क्यू कर लिया गया। लाली ने अपनी सफाई में सच्चाई बयान करने की कोशिश की, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। जिया के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानकर पहले तो लोगों ने लाली की खूब धुलाई की, फिर इस मामले को बिरादरी की पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया। वो लोग अपने तनाज़ात के ज़्यादातर फैसले अदालत का रुख किए बगैर अपने मुखिया की मजलिस ही में कर लिया करते थे। मुखिया करीम बख्श की सदारत में पंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें जिया और लाली के बाप के अलावा भी लगभग 2 दर्जन अफराद शामिल थे। इस मजलिस में सिर्फ मर्दों ही को शिरकत की इजाज़त थी। जिया और लाली का बयान तन्हाई में फर्दन फर्दन मुखिया ने ले लिया था, लिहाजा वो इस पंचायत में मौजूद नहीं थे। मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है। मुखिया करीम बख्श ने भारी भरकम आवाज़ में बोलना शुरू किया। अगर सिर्फ लड़की की तरफ से मुझ तक ऐसी शिकायत पहुंचती तो इस सूरत में लड़के के बयान की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। निस्फ दर्जन के करीब ऐनी शाहिद मौजूद हैं जो लड़की की चीखों पुकार पर वहाँ पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर रब नवाज की बेटी को रमज़ान के बेटे से बचाया। लड़की का लिबास कई जगह से फट चुका था और वो रो रो कर दुहाई भी दे रही थी। ये बात बिल्कुल साफ है कि रमज़ान के लड़के लाली ने रब नवाज की बेटी जिया पर मुजरमाना हमला किया है, जिसमें से खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। अब बात की जाएगी इस जुर्म की सज़ा की। मुखिया ने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर हाज़रीन मजलिस पर एक तायराना निगाह डालने के बाद बोला, लड़का और लड़की दोनों कंवारे हैं। हमारी बिरादरी के उसूल और कदीम रवायत के मुताबिक अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द किसी गैर शादीशुदा औरत के साथ ऐसी दस्तराजी की कोशिश करता है कि उसका मकसद इस लड़की या औरत की आबरू रेजी हो, तो ऐसे मुजरिम मर्द को सज़ा के तौर पर इसी लड़की या औरत से शादी करना पड़ती है। आप सब लोग इस कानून से वाकिफ़ हैं ना? मुखिया ने सवालिया जुमले पर बात मुकम्मल की तो हाज़रीन मजलिस ने हाथ उठाकर और ज़बानी इकरार से इस अजीब व गरीब कानून से अपनी वाकफियत का इजहार किया। अगरचे इस बिरादरी के इस कानून की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, ताहम जहाँ बिरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो वहाँ इस किस्म की बास नाकाबिले यकीन रवायात और इन पर अमल होता देखने को मिलता है। ऐसे कवायद व ज़वाबित में मंतक को तलाश नहीं किया जा सकता। रब नवाज मुखिया जिया के बाप से मुखातिब होते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज़ है? नहीं जी। रब नवाज नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप हमारे बड़े हैं, आपका हर फैसला हमें कबूल है। जिया बिन माँ की बच्ची है। मैंने लाली को हमेशा अपने औलाद की तरह समझा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो यूँ मेरे एतमाद का खून कर डालेगा। उसने मेरी इज़्ज़त बर्बाद करने की कोशिश की है। अगर ये मेरी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए तैयार है तो मैं इसे अपना दामाद बनाने के लिए राज़ी हूँ। रब नवाज अपनी व्हील चेयर समेत इस पंचायत में शरीक हुआ था। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रोने लगा। इस जज्बाती मंजर ने सबको अफसरदा कर दिया। रमज़ान, रब नवाज ने पंचायत के फैसले पर अपनी गर्दन झुका दी है। मुखिया ने लाली के बाप से कहा, मैंने तुम्हारे लड़के से पूछताछ की है, वो तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तुम क्या कहते हो? जैसा कि रब नवाज ने अभी कहा कि आप हमारे बड़े हैं, रमज़ान ने लजाजत भरे अंदाज में जवाब दिया, हमने ज़िंदगी भर आपके हर फैसले को मंजूर किया है, मगर लाली का कहना है कि जिया के लिए उसके दिल में कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आया। ये जो कुछ भी हुआ इसमें सरासर जिया का हाथ है।
लिहाजा वो इस चालबाज से कभी शादी नहीं करेगा। ये तो तुम्हारे बेटे का बयान है ना? मुखिया ने किता कलामी करते हुए कतरे सख्त लहजे में कहा। इसने मुझसे भी इसी किस्म की बातें की हैं। मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह से तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। मैं लाली को समझाने की कोशिश करूंगा जी, रमजान ने कमजोर सी आवाज में कहा। और अगर वो तुम्हारे समझाने से ना समझा, मुखिया ने बरहमी भरे अंदाज में इस्तफसार किया, वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो फिर जो आपका फैसला। रमजान बेबसी से मुखिया को देखते हुए बोला, इस बिरादरी ने ऐसे हालत के लिए जो कानून बना रखा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे इस कानून की वजाहत करने की जरूरत तो नहीं रमजान? मुखिया ने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जी, मैं सब जानता हूँ। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, अगर लाली जिया से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुझे अपने इस बेटे को आग करना होगा और जिंदगी भर इससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना होगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बिरादरी मेरा और मेरे बीवी बच्चों का बाइकाट कर देगी। सारी जिंदगी हमें अपनी बिरादरी से कट कर रहना होगा और फौरी तौर पर इस बस्ती को छोड़कर कहीं और चले जाना होगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि बिरादरी की रवायात और कानून कायदे तुम्हें अच्छी तरह याद हैं, मुखिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ रमजान। इस मुद्दत में तुम अपने बेटे को समझाने की कोशिश करो कि जिस लड़की की इज्जत को उसने एक खिलौना समझकर अपने नापाक जज्बात की तस्कीन करने की सही की, इसे अपनी इज्जत बनाकर घर ले आए। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की भलाई है। अगर इन 3 दिनों में लाली इस पंचायत के फैसले का एहतराम नहीं करता तो चौथे रोज वही होगा जिसकी अभी अपनी जबान से तुमने तफसील बयान की है। महफिल बर्खास्त हो गई। रमजान और लैला ने 1 दिन और 2 रातें इस कोशिश में गुजार दी कि लाली पंचायत के फैसले को कबूल कर ले, लेकिन इनकी सारी मेहनत रायगा गई। यह नहीं हो सकता। वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, किसी भी कीमत पर नहीं। 1 मिनट के लिए हम मान लें कि सारी गलती जिया की है, लैला ने मादिल अंदाज में कहा, लेकिन वो एक खूबसूरत लड़की है, अपने बाप की अकलौती औलाद। मेरा ख्याल है तुम्हें जिया की गलती माफ़ करके इससे शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं मानता हूँ जिया हमारी बस्ती की हसीन और जमील लड़की है, लाली ने साफगोई से काम लेते हुए कहा, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी इसकी बदसीरती को मैंने बहुत नज़दीक से देख लिया है। मैं समझ गया हूँ इसने ये घिनौना ड्रामा महज मुझे हासिल करने के लिए किया है। बस्ती और बिरादरी के उसूल इसे भी मालूम है माँ। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि जिया ने महज तुमसे शादी करने के लिए बिरादरी के इस रवायती कानून का फ़ायदा उठाया है? लाली ने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है माँ, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैंने पिछले दिनों इसकी ऐसी कई हरकतें नोट की हैं जिससे जाहिर होता था वो मेरी तरफ बढ़ रही है, लेकिन मैंने रब नवाज की इज्जत का ख्याल करते हुए कभी जिया की हौसला अफजाई नहीं की। रब नवाज मेरा बड़ा ख्याल रखता था और मुझ पर अंधा भरोसा करता था। मैं भला इसके एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकता था? मैं अक्सर इसके घर जाता रहता था और जिया मुझसे छोटे मोटे काम भी करवा लिया करती थी। अगर मुझे पता होता कि इस रोज़ जिया की नीयत में फतूर पैदा हो चुका है तो मैं भूल कर भी घर के अंदर कदम ना रखता। मैं अपनी बेखबरी में इसके जाल में फंस गया। बल्ब लगाने के बहाने इसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया, फिर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अपने कपड़े फाड़ डाले। इसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए फैसलाकुन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मैंने जो कहा इसे 1 इंच भी इधर उधर हटने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी कीमत पर जिया से शादी नहीं करूँगा। उसने पूरी बिरादरी की नज़रों में मुझे गिरा दिया है। मैं ऐसी फितना सामा लड़की को अपनी ज़िंदगी का साथी कैसे बना सकता हूँ? अगर आप लोगों को बिरादरी और बस्ती वालों का डर है तो मुझे आग कर दें। हाय बेटा, ऐसी बातें क्यों करते हो? लैला ने घबराहट आमेज अंदाज में कहा। तुमने हमसे दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम हमारी अकलौती औलाद हो, हम तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लाली बिल्कुल ठीक कह रहा है। रमजान, जो काफ़ी देर से माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहा था, नहायत ही संजीदा लहजे में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? लैला ने अजीब सी नज़रों से रमजान की तरफ देखा। क्या तुम मुखिया के फैसले के सामने घुटने टेक दोगे और लाली को आग कर दोगे? मुखिया ने पंचायत में जो भी कानून और उसूल बयान किए हैं वो इसके खुद के बनाए हुए नहीं हैं, रमजान ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। करीम बख्श से पहले वाले मुखिया भी बिरादरी की रवायात की पासदारी करते रहे हैं और करीम बख्श के बाद आने वालों को भी यही करना है। लिहाजा
ये तो होकर ही रहेगा। बाकी जहाँ तक लाली के फैसले का ताल्लुक है तो मैं इसके साथ हूँ। मेरा बेटा सच्चाई के साथ खड़ा है। एक ऐसी लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाया जा सकता जो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस हद तक गिर सकती है। कैसे अपनी इज्जत का ख्याल हो और न दूसरे की आबरू का। अगर लाली की से शादी हो गई तो ये बेचारा सारी जिंदगी इस अजाब में मुब्तला रहेगा कि पता नहीं ये चलत्तरबाज किस वक्त कौन सा गुल खिलाएगी। इतनी अजियतनाक सोच के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो लम्हे भर को थमा फिर ठोस अंदाज में बोला, हम लोग अपनी बिरादरी और इस बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। इस तवीलो अरीज शहर में हमें कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। मुखिया की दी हुई मुद्दत से पहले ही वो लोग एक हतमी फैसले पर पहुंच गए थे और वो फैसला था पंचायत का फैसला ना मानने का। रमज़ान ने जब मुखिया को इस फैसले से आगाह किया तो न सिर्फ मुखिया करीम बख्श बल्कि वहाँ मौजूद तमाम बस्ती वालों ने इसे बिरादरी की रवायात से बगावत पर खासी लान तान की। बाज तो गालम गलोच से भी 10 हाथ आगे बढ़कर इसकी दुर्गत बनाने के भी ख्वाहिशमंद नजर आए। ताहम मुखिया ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। बहरहाल इन लोगों ने ज़बानी कलामी जी भरकर रमज़ान को जलील रुस्वा किया। इस मौके पर मुखिया ने इससे कहा, रमज़ान, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी बीवी और बेटे को लेकर बस्ती से निकल जाओ। तुम्हारे फैसले ने पास गर्म दिमाग के लोगों को भड़का दिया है। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकूंगा। समझाना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। रमज़ान ने कुछ नहीं कहा और असबात में सर हिलाकर वहां से वापस आ गया। आइंदा अलग सुबह वो लोग इस बस्ती और अपनी बिरादरी को हमेशा के लिए छोड़कर कराची के एक इलाके चनेसर गोट मुंतकिल हो गए। चनेसर गोट में आबाद होने में इन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लैला को सिटी कोट वाला सिग्नल घर से काफ़ी दूर पड़ता था। उसने अपना ठिकाना बदलने के बारे में सोचा तो लाली ने मजबूत लहजे में कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लिहाजा मैं ही इसे ठीक भी करूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? रमज़ान ने बेटे से पूछा। आज से माँ धंधे पर नहीं जाएगी, लाली ने सपाट आवाज़ में कहा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया लाली? लैला चीख कर बोली, मैं घर से नहीं निकलूंगी तो गुजारा कैसे होगा? इस घर को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। लाली पुरअज़्म अंदाज में बोला, आप दोनों अब आराम करोगे, कमा कर लाना मेरा काम है। रमज़ान पूछे बिना न रह सका, आखिर तुमने क्या करने का सोचा है? फल की खरीदो फरोख्त के तमाम गुर मैंने सीख लिए हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं रोज़ाना फ्रूट मंडी जाऊंगा और अपनी ज़रूरत के तमाम फल खरीद कर लाऊंगा। मैंने ठेला लगाने के लिए काला पुल के पास एक मुनासिब सी जगह भी देख ली है। मैं दिन भर वहाँ फल बेचा करूँगा। हमारे नसीब में जो होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। तुम्हारे इरादे तो बहुत अच्छे हैं लाली। रमज़ान ने नज़र भरकर अपने बेटे को देखा और कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। लाली ने हंस इरादा काले पुल पर फ्रूट का ठेला लगा लिया। उसने लैला को सख्ती से मना कर रखा था कि वो भीख मांगने के बारे में गलती से भी नहीं सोचेगी, सो वो घर के कामकाज में मगन हो गई। रमज़ान को इस घर में हर तरह का आराम मैसर था। ताहम इस वाक़े के बाद वो बहुत बुझा बुझा और उदास रहने लगा था। वो अपनी ज़िल्लत और बेइज्जती को कोशिश के बावजूद भी भूल नहीं सका था। बिरादरी के बाइकाट और बस्ती से निकाले जाने वाले जैसे वाक़यात ने उसे अंदर बाहर से तोड़कर रख दिया था। रमज़ान को जो रोग लग गया था वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला गया। इसे एक चुप्सी लग गई। वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। इस सदमे ने बिलाखिर उसकी जान ले ली। एक रात वो ऐसा सोया कि फिर कभी ना उठ सका। लैला मुखिया को रमज़ान की मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि करीम बख्श ने पंचायत में जो फैसला किया था उसने रमज़ान को जीते जी मौत के मुंह में धकेल दिया था। जबकि लाली का ख्याल था कि इस फसाद की असल जड़ जिया थी, जिसके रचाए हुए ड्रामे ने इसे और इसके बाप को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। एक अच्छी बात यह थी कि इस नाखुशगवार वाक़े के बाद लाली के अंदर एक बुर्दबार और ज़िम्मेदार नौजवान पैदा हो गया था, जो माजी की तल्ख और तुर्श यादों को भुलाकर हाल में जान तोड़ मेहनत कर रहा था ताकि मुस्तकबिल को बेहतर और खुशगवार बनाया जा सके। लाली और जिया वाला वाक़या 8 फरवरी की सहफेर में पेश आया था। इन लोगों ने 10 फरवरी की सुबह बस्ती को खैरबाद कहकर चनेसर गोट में सकूनत इख्तियार कर ली थी। 7 मार्च की सुबह रमज़ान अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया था। 14 मार्च को किसी शख्स ने बेदर्दी से
मुखिया को मौत के घाट उतार दिया था। लाली की गिरफ्तारी 15 मार्च की दोपहर अमल में आई और ये केस 10 अप्रैल को मेरे पास आया था। आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीम बख्श की मौत 14 मार्च की दोपहर 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। किसी तेज धार आले की मदद से गर्दन काट कर इसे हलाक किया गया था। कटी हुई गर्दन का घाव कमोवेश 6 इंच का था, जो नरखरे से शुरू होकर मकतूल करीम बख्श के दाएं कान के निचले हिस्से तक चला गया था। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से पता चलता था कि मकतूल को गहरी नींद के दौरान में फना के घाट उतारा गया था। मौत का बुनियादी सबब मकतूल के जिस्म से खून का हद से ज़्यादा इखराज था। इस दुनिया से रुखसती के वक्त मुखिया करीम बख्श की उम्र लगभग 65 साल थी। सोगवारान में उसकी फैमिली का एक भी फर्द नहीं था, क्योंकि करीम बख्श ने शादी नहीं की थी। करीम बख्श के स्वयं के बाद बिरादरी की बाहमी मुशावरत से फारूक हसन नामी एक शख्स को नया मुखिया मुकर्रर कर दिया गया था। फारूक हसन की उम्र 50 के आसपास थी और वो फैमिली वाला था। आइंदा पेशी उस 10 दिन के बाद थी। मेरे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। इस दौरान मैं दीगर मालूमात हासिल करने और जमा करने के अलावा मैंने जेल जाकर अपने मुवक्किल लियाकत उर्फ लाली से एक तफसीली मुलाकात भी कर ली। लाली की उम्र 22 साल थी। वो एक दराज कामत और खूबरू जवान था। इसकी गहरी गंदमी रंगत में एक ख़ास किस्म की कशिश पाई जाती थी, जो सनफ़ मुखालिफ के दिल को ज़ेर ज़बर करने की खासियत रखती थी। जब मैं वकालतनामे और दीगर ज़रूरी कागजात पर उसका अंगूठा लगवाने के लिए अपनी जेब में से स्टैम्प पैड निकाला तो लाली ने यह कहकर मुझे खुशगवार हैरत में डाल दिया, वकील साहब, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, दस्तखत करूंगा। वाकई? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैं प्राइमरी पास हूँ वकील साहब, उसने फ़ख्रिया अंदाज में जवाब दिया। उर्दू लिख पढ़ और बोल समझ लेता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से अंग्रेज़ी में दस्तखत करना भी सीख लिया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सताइशी लहजे में कहा। मुझसे वादा करो कि इस झमेले से निकलने के बाद तुम अपनी तालीम के सफ़र को आगे बढ़ाओगे। अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, और मुझ पर घर की जिम्मेदारी भी है। पढ़ाई के लिए तो वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिल होकर तालीम हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। खुद को तालीम याफ्ता बनाने की कोई उम्र नहीं होती लाली। इंसान अपनी आखिरी सांस तक इल्म हासिल कर सकता है, बस दिल में तलब और दिमाग में अज़्म होना चाहिए। तुम रात में 1-2 घंटे के लिए किसी मैट्रिक के स्टूडेंट से ट्यूशन भी ले सकते हो। जी ठीक है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपके मशवरे पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने लाली को इस केस की ऊंच नीच के बारे में अहम नुकात ज़हन नशीन कराए और वहाँ से वापस आ गया। अगरचे लैला ने मुझे इस वाक़े के हवाले से खासी तफसील बता दी थी, लेकिन लाली से होने वाली इस मुलाकात के बाद मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन पक्का हो गया था। चालान की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। ताहम डिफेंस की जानिब से कोई ख़ास कारकर्दगी सामने न आने पर अदालत ने मुल्ज़िम लियाकत अली उर्फ लाली को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया था। तब से अब तक कोई काबिल ज़िक्र अदालती कार्रवाई देखने में नहीं आई थी। इस लिहाज से ये इस केस की पहली बाकायदा पेशी थी। जज कुर्सी इंसाफ पर मुतमकिन हो चुका तो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मैंने अपना वकालतनामा दायर किया तो जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप काफ़ी दिनों के बाद अदालत के ऐवानों में दिखाई दिए हैं। ये गैर हाज़िरी खैरियत से तो थी ना? यस सर, मैंने इस बात में जवाब दिया। एक ज़रूरी काम से मुझे यूरोप जाना पड़ा था। इरादा तो यही था कि 1-1.5 माह में लौट आऊँगा, मगर 2.5 माह लग गए। मैंने जिस ज़रूरी काम का जिक्र किया वो यूरोप के 3 ममालिक में फैला हुआ था। वेलकम बैक, जज ने कहा। वकील इस्तगासा ने चोट की, ये तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई वकील साहब। वतन तशरीफ़ लाए और एक लूला लंगड़ा केस इनके हाथ लग गया। हर लूले लंगड़े को किसी सहारे की, किसी बेसाखी की ज़रूरत होती है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील मुखालिफ को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे इस बात पर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस केस में मेरी हैसियत एक बेसाखी ऐसी है जो बेगुनाह मुल्ज़िम का सहारा बन रही है।
वकील इस्तगासा मेरे इस जवाब पर तिल मिलाकर रह गया। फिर रुए सुखन जज की जाने मोड़ते हुए खिजालत आमेज लहजे में बोला, योर ऑनर, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो इस्तगासा के गवाहों का सिलसिला शुरू किया जा सके। बेग साहब, जज ने वकील इस्तगासा को ग्रीन सिग्नल देते हुए मुझसे पूछा, आप इब्तिदा से इस केस के साथ हैं? आपको केस की स्टडी के लिए कुछ वक्त चाहिए या अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, मैंने सर की ताज़ीमी जुम्बिश के साथ कहा। जनाब आली, मैं पिछले 10 दिन से इस केस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसकी बड़े भरपूर अंदाज में स्टडी कर चुका हूँ, लिहाजा कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, कबल इसके कि इस्तगासा की तरफ से गवाहों का सिलसिला का आगाज़ हो, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो। परमिशन ग्रांटेड, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इंक्वायरी ऑफिसर, आईओ को हर पेशी पर अदालत में हाजिर होना पड़ता है क्योंकि इसकी हैसियत इस तरह के गवाह की जैसी होती है। मेरी फरमाइश पर इस केस का आईओ सब इंस्पेक्टर करामत अली विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैंने इसके करीब जाकर मादिल अंदाज में कहा, आईओ साहब, मुझे चाय वकुआ को देखने का मौका मिला है। आपने तो खैर वहाँ का तफसीली नक्शा बनाया होगा, लिहाजा आपकी मालूमात यकीनन मुझसे ज़्यादा ही होंगी। मैं अपनी मालूमात की तस्दीक और तस्हीह के लिए आपसे चंद अहम सवालात करना चाहूँगा ताकि क्राइम सीन मेरी और मुअज़्ज़ज़ अदालत की आंखों के सामने तरोताज़ा हो जाए। आप सवाल करें वकील साहब, वो मादिल अंदाज में बोला, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने सादा से लहजे में कहा और फिर पूछा, अगर मैं गलत नहीं तो मकतूल करीम बख्श की मौत जिस कमरे में हुई थी उसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 10 फीट है। आप बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश बता रहे हैं, आईओ साहब ने असबाद में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो 10 बाई 12 फीट का एक आम सा कमरा था। वो आम सा कमरा उस वक्त बेइंतहा अहमियत इख्तियार कर गया जब इसमें बिछी एक चारपाई पर करीम बख्श की खून आलूद लाश पाई गई। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जिस चारपाई का जिक्र किया है इसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 4 फीट थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, चारपाई का यही साइज था, उसने तस्दीक की। मज़कूरा चारपाई कमरे की शुमाली दीवार के साथ लगाकर बिछाई गई थी, मैंने कहा, यानी इसका सिरहाना मगरबी जानिब और पायती मशरक़ी तरफ थी। जी बिल्कुल, आईओ ने तस्दीक की। कमरे की मगरबी दीवार में ताज़ा हवा की आमदोशुद के लिए एक 3 ज़रब 3 फीट की चौबी खिड़की भी मौजूद थी जिसमें आहिनी सलाखें अमूदन फिक्स की गई थीं। मैंने कहा, चारपाई के सिरहाने और मगरबी दीवार के बीच 2 फीट का फासला है। एम आई राइट? यस, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कमरे में दखूलो खुरूज के लिए जुनूबी दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ था। मैंने कहा, मुझे बताया गया है कि कातिल करीम बख्श की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर गया था। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। जब पुलिस बकुआ पर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर इस पर कुंडी या कोई ताला लगा हुआ नहीं था। आप यूँ समझ लें कि दरवाजे को भेड़ दिया गया था। आपने कहा और मैंने समझ लिया सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इस वाक़े की इत्तला थाने तक कब और कैसे पहुंची थी? जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करीम बख्श की मौत 14 मार्च की सपहर 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, आईओ ने जवाब दिया। इसके लगभग 2 घंटे बाद बस्ती के चंद लोग थाने आए थे जिनकी ज़बानी हमें पता चला कि इनके मुखिया को किसी ने कत्ल कर दिया है। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं जानना चाहूँगा कि मुखिया की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इस बंदे का नाम इलियास है, आईओ ने बताया। इलियास इसी बस्ती का रिहायशी है। आपने करीम बख्श की लाश को यकीनन बड़ी तवज्जो से देखा होगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इसके गले का कट तो आपकी याददाश्त में महफूज होगा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, वो बड़ी रसान से बोला। वो लगभग 6 इंच लंबा कट था जो किसी तेज़ धार आले की मदद से लगाया गया था। कट की लंबाई यकीनन 6 इंच ही थी, मगर वो एक कौस की शक्ल में था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, चंद हफ्तों के जो मकतूल के नरखरे से शुरू होकर उसके दाएं कान के निचले हिस्से तक चला गया था। अगर कातिल
अपने हाथ को थोड़ा और घुमाता तो मकतूल का दायां कान भी कट जाना था। आप ठीक कह रहे हैं, उसने दाईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या ये भी ठीक है? मैंने तफ्तीशी अफसर की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। कातिल ने मकतूल के सिराने खड़े होकर तेज धार आले की मदद से इसकी गर्दन पर एक मौलिक और जानलेवा वार किया था। जी हाँ, वो बड़े एतमाद से बोला। इस अमर में तो किसी शक की गुंजाइश नहीं जनाब। मकतूल की गर्दन जिस अंदाज में और जिस जाविये से काटी गई है वो सिराने वाली साइड पर खड़े होकर ही मुमकिन था। जाविये का आपने खूब कहा आयु साहब, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। कातिल ने मकतूल की गर्दन को जिस जाविये से निशाना बनाया था इस पर मुझे तफसीली बात करना है, मगर अभी नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। पुलिस के चालान के मुताबिक आला कत्ल एक तेज धार फल काटने वाली मखसूस छुरी है। मखसूस इसलिए कि ऐसी छुरी उमूमन फल फरोख्त करने वाले अफराद के पास होती है, जिससे वो केले के लंगर वगैरह आसानी से काट लेते हैं। मैंने मादिल अंदाज में कहा। आपने खासी मेहनत से आला कत्ल तलाश कर लिया था। आपकी कारकर्दगी लायक तहसीन है। मैंने आखिरी 2 जुमले कुछ ऐसे अंदाज में अदा किए थे कि वो समझ न पाया कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ या तंज। चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद उसने जवाब दिया। आला कत्ल मकतूल के कान के अकबी हिस्से से हमें मिला था। इसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का फ़ख्र पाया जाता था। अगलब इम्कान इसी बात का है कि कातिल ने अपना काम करने के बाद वो छुरी खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दी थी, क्योंकि मज़कूरा खिड़की मकान के अकब में खुलती है और इस तरफ कोई घर वगैरह नहीं बना हुआ। कातिल कोई बेवकूफ़ शख्स था जो आला कत्ल को वक़ुआ के इंतहाई करीब फेंक गया ताकि आसानी से बाजियाब हो जाए। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, फिर तफ्तीशी अफसर की जानिब मुतवज्जह होते हुए सवाल किया। मुझे इस केस की फ़ाइल में कहीं भी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नज़र नहीं आई। क्या आपने खून आलूद आला कत्ल के दस्ते पर से कातिल की उंगलियों के निशानात वगैरह नहीं उठाए थे? मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा जनाब। वकील साहब, वो अजीब से लहजे में बोला, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक उलझन दूर करना होगी। करूँगा, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बताएं, कौन सी उलझन? ज़ेर समाअत केस के हवाले से आप आज पहली मरतबा अदालत में हाजिर हुए हैं। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला। जज साहब ने आपको ये पेशकश भी की कि अगर आपको इस केस की स्टडी के लिए कुछ वक्त चाहिए तो इस पर गौर किया जा सकता है, मगर आपने इस पेशकश से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आपने अब तक मुझसे जितने सवालात किए हैं इनसे तो यही जाहिर होता है कि आप इस केस के तमाम पहलुओं से बखूबी आगाह हैं। कैसे? यही मेरी उलझन है। मैं मुल्ज़िम लियाकत उर्फ लाली के केस में ज़रूर पहली मरतबा यहाँ नज़र आ रहा हूँ, मगर ये अदालत मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं यहाँ की रीत रवाज और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने आईओ की उलझन को दूर करने के गर्ज से ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने केस की स्टडी के लिए मोहलत नहीं ली। इसके 2 असबाब हैं। नंबर 1, मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किए बगैर जल्द से जल्द अपने मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी करवाना चाहता हूँ, और नंबर 2, मैंने अपनी मतलूबा मालूमात अपने ज़राए से हासिल कर ली हैं। वो किते कलामी करते हुए बोल बैठा। कौन से ज़राए? आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो ज़हन नशीन कर लें। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे पर निगाह जमाकर तीखे लहजे में कहा। एक कामयाब वकील और एक कामयाब रिपोर्टर कभी अपने ज़राए ज़ाहिर नहीं करता। वो बुरा सा मुँह बनाकर रह गया। आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है, इसकी एक कॉपी मैंने अपने वो ज़राए इस्तेमाल करके हासिल कर ली है जिनको आशिकार नहीं किया जा सकता। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे को तकते हुए पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस्तग़ासा के गवाहान और अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से भी मैं कमाहक़ वाकिफ़ हूँ। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। वो पल के झपकाकर रह गया। मैंने इसे याद दिलाया। आला कत्ल से फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं उठाए गए? वो छुरी बुरी तरह खून आलूद थी। वो संभलते हुए लहजे में बोला। उसका फल और दस्ता दोनों खून से लिथड़े हुए थे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद चेक कर लें। बात के इख्तिताम पर आईओ ने इस टेबल की तरफ उंगली से इशारा किया जिस पर आला कत्ल एक सेलोफिन बैग में बंद पड़ा था। चेक करने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी बात पर पक्का यकीन है करामत साहब। मैंने आईओ को उसके नाम से मुखातिब करते हुए मादिल अंदाज में कहा।
आप खूनालूद छुरी को छोड़कर दरवाजे की तरफ आ जाएं। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कौन सा दरवाज़ा? मैं इस कमरे के दाखिली दरवाजे की बात कर रहा हूँ जनाब, जिसके अंदर मुखिया करीम बख्श कटी हुई गर्दन के साथ मुर्दा हालत में पाया गया था। मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। मैं समझ नहीं पाया कि इस दरवाजे की तरफ कैसे चला जाऊं। पता नहीं कैसे कैसे लोग तरक्की करते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच जाते हैं। मैंने बज़माने खामोशी अपने आप से कहा, फिर आइयों की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मेरा मतलब है कमरे के दरवाजे पर से भी आपने फिंगरप्रिंट्स हासिल नहीं किए। अगर फर्ज कर लिया जाए कि कातिल ने मकतूल के कमरे के अंदर किसी भी शय को नहीं छुआ था तो दरवाजे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्तगासा के गवाहान में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसने कातिल को मकतूल के कमरे से निकलते और दरवाज़ा बंद करते देखा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर बताया, दरवाजे पर से हमने फिंगरप्रिंट्स लेने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वहाँ मुलजिम की उंगलियों के निशानात नहीं पाए गए थे। बहुत शुक्रिया आइयो साहब, मैंने मातिल अंदाज में कहा, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को फारिग किया तो जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन अपना गवाह पेश करे। जनाब आली, मेरे पहले गवाह का नाम है मोहम्मद इलियास, वकील इस्तगासा ने कहा। आइंदा 1 मिनट में इलियास नामी वो गवाह विटनेस बॉक्स में पहुंच गया। इलियास की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। वो माइल बफर भी बदन का मालिक एक ढीला ढाला शख्स था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए उसके नज़दीक चला गया। क्या तुम इस लड़के को जानते हो? वकील इस्तगासा ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम लाली की जानिब इशारा करते हुए अपने गवाह से पूछा। जी हाँ, गवाह ने इस्पात में जवाब दिया। इस जानकारी का सबब, लाली और इसके माँ बाप पहले हमारी बस्ती ही में रहते थे, गवाह ने बताया। फिर कोई 3 माह पहले इन्हें मुखिया के एक फैसले पर बस्ती से निकाल दिया गया था। मुखिया से तुम्हारी मुराद मकतूल करीम बख्श ही है ना? वकील इस्तगासा के इस्तफसार से चालाकी टपकती थी। जी बिल्कुल, गवाह ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। अब तो हमारी बिरादरी के नए मुखिया फारूक हसन हैं। क्या तुम मोसिस अदालत को बताओगे कि मुलजिम और उसके वालिदैन को मुखिया करीम बख्श के किस फैसले के नतीजे में बस्ती छोड़ना पड़ी थी? लाली ने बस्ती की एक लड़की जिया की आबरू रेजी की कोशिश की थी, गवाह ने बताया, और रंगे हाथों मौके पर पकड़ा गया था। बस्ती के चंद लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जिया की इज्जत को बर्बाद होने से बचा लिया था। लाली की इस गलीज़ हरकत पर हमारे मुखिया ने हुक्म दिया कि लाली को जिया से शादी करना पड़ेगी, लेकिन लाली ने मुखिया को हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। वो इस वाक़े के लिए जिया को कसूरवार ठहरा रहा था। चुनाचे हमारी बिरादरी के सदियों से कायम व दायम उसूलों के मुताबिक लाली और उसके माँ बाप को बस्ती छोड़कर जाना पड़ा था। बस्ती छोड़ने के बाद इन लोगों में से किसी ने बस्ती में रहने वालों से कोई राब्ता कायम किया? वकील इस्तगासा ने अपने काम को जारी रखते हुए पूछा। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता वकील साहब, गवाह ने ठोस अंदाज में कहा। मुखिया के फैसले को ना मानने वाले का बिरादरी बाइकाट कर देती है। ऐसे बागी से बिरादरी का कोई शख्स ताल्लुक वास्ता नहीं रखता। यूँ समझ लें कि ऐसे अफराद से बाकी लोगों का मिलना जुलना और किसी भी किस्म की बातचीत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि, वकील इस्तगासा ने मायना खेज अंदाज में सवाल किया, 10 फरवरी की सुबह बस्ती छोड़ने के बाद से बिरादरी के किसी शख्स ने इन लोगों से मिलने या कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी? बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन लोगों के बारे में क्या कहते हो? वकील इस्तगासा ने गवाह की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या मुलजिम और उसके वालिदैन में से भी किसी ने बस्ती वालों से कोई राब्ता नहीं किया था? मेरा मतलब है बस्ती छोड़ने से लेकर वक़ुआ के दिन यानी 14 मार्च तक उन्होंने कोई राब्ता वगैरह तो नहीं किया, गवाह ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। लेकिन वक़ुआ वाले रोज़ मैंने लाली को मुखिया के कमरे से निकलते देखा है और इसके बाद ही पता चला कि मुखिया की गर्दन काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। दैट्स ऑल योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने जज की जानिब देखते हुए कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। जज ने मेरी तरफ देखते हुए मादिल अंदाज में कहा। डिफेंस?
इलियास साहब, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी जिरह का आगाज करते हुए गवाह से पूछा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस नाखुशगवार वाक़ये का जिम्मेदार लाली ही है? मेरे लगने की बात नहीं है वकील साहब। वो नफरत भरी नज़र से मुलजिम को तकते हुए बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से जिया का फटा हुआ लिबास देखा था। ओह, आपका शुमार इन्हीं ऐनी शाहिदीन में होता है जिन्होंने वकुआ के रोज़ रब नवाज के घर में घुसकर ये तमाशा देखा था। मैंने इलियास के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप खुद सोचें वकील साहब। वो बरहमी से बोला, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की किसी कमरे में बंद हों, लड़की चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए पुकार रही हो। जब उसकी फरियाद पर लोग कमरे का दरवाज़ा तोड़कर इस मजलूम लड़की की इज्जत बचाने कमरे में पहुंचे और इन्हें लड़की का लिबास जगह जगह से फटा दिखाई दे और वो लड़की आंसुओं से रो रो कर लोगों को बताए कि इस दरिंदे ने मुझे पामाल करने की कोशिश की है, तो इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपकी फरमाइश से पहले खुद ही इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, मैंने गवाह की जानिब देखते हुए मादिल अंदाज में कहा, और मेरी समझ में तो यही आता है कि ज़रूरी नहीं कि वो लड़की वाक़ियतन मजलूम ही हो, ये कोई सोचा समझा ड्रामा भी हो सकता है। आप तो यही कहेंगे जनाब, वो तंज़िया लहजे में बोला, क्योंकि आपने अपने मुवक्किल को जो बचाना है। इलियास साहब, मैं सिर्फ हक़ को बचाने और बातिल को मिटाने के लिए अदालत के कमरे में हाजिर होता हूँ, और इस केस में भी बफज़ले खुदा यही होने वाला है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर सपाट आवाज़ में पूछा, आपने थोड़ी देर पहले वकील सरकार के एक सवाल के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम यानी मेरे मुवक्किल लियाकत अली उर्फ लाली को मुखिया मकतूल करीम बख्श के कमरे से निकलते देखा गया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना? आपने बिल्कुल ठीक सुना है वकील साहब, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने यही कहा है। ओके, मैंने मादिल अंदाज में कहा, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानने में दिलचस्पी रखती है कि वो कौन है जिसने वक़ुआ के रोज़ मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलते देखा था? फारूक हसन साहब ने, गवाह ने जवाब दिया। वही फारूक हसन ना, जो अब आपकी बिरादरी का नया मुखिया है? जी जी वही, लेकिन इस वक्त वो मुखिया नहीं थे, वो जल्दी से बोला। पुलिस के तैयार करदा चालान के मुताबिक मकतूल करीम बख्श की लाश को सबसे पहले आपने देखा था। मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए पूछा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि इस रोज़ आप मुखिया के कमरे में किस काम से गए थे? मुखिया ने मुझे बुलाया था। क्यों? मैंने आपसे तुम पर आते हुए कदर खुश्क लहजे में सवाल किया। और किस काम से? ये काम तुम्हारा था या मुखिया का? काम तो मेरा ही था जी, वो जुज़्बू होते हुए बोला। लैला से होने वाली मुलाकात से लेकर इस पेशी तक मुझे जितनी भी मोहलत मिली थी, इसमें मैंने काफ़ी फील्ड वर्क कर डाला था, खुसूसन इस्तग़ासा के गवाहान के हवाले से हर किस्म की मालूमात हासिल करने में। वही मालूमात अब मेरे काम आ रही थीं। क्या तुम्हारे छोटे भाई का नाम जमशेद है? मैंने गवाह से पूछा। जी हाँ, उसने चौंके हुए लहजे में जवाब दिया। क्या जमशेद इस वक्त जेल में है? मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा। चंद माह पहले इसे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, ऐसा हुआ तो है, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, लेकिन मेरा भाई बेकसूर है, इसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया गया है। किसी शख्स के कसूरवार और बेकसूर होने का फैसला करना मुअज़्ज़िज़ अदालत का काम है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा भाई सदर की इसी दुकान में चोरी करते पकड़ा गया था जहां वो काम करता था। दुकान के मालिक ने मौके पर ही पुलिस बुलाकर जमशेद को उनके हवाले कर दिया था। मकतूल करीम बख्श यानी साबिक मुखिया ने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे भाई की ज़मानत करा देगा। तुम इसी सिलसिले में वक़ुआ के रोज़ मकतूल से मिलने गए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं वकील साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुखिया ने इसी हवाले से मुझे अपने पास बुलाया था, लेकिन मुखिया को तो किसी शकील कर्ब शख्स ने मौत के घाट उतार दिया, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। अब तुम्हारे भाई की ज़मानत के लिए कौन चाराजोई करेगा? नए मुखिया ने मुझसे वादा किया है कि वो किसी वकील से बात करके जमशेद की जल्द अज जल्द ज़मानत करा देगा, उसने बताया। नया मुखिया, तुम्हारा मतलब है फारूक हसन? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, जिसने वक़ुआ के रोज़ मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलते देखा था। जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, वह इज़्तिरारी लहजे में बोला। मेरी मालूमात के मुताबिक फारूक हसन ने मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलने के बाद दरवाज़ा बंद करते देखा था।
میں نے بدستور محمد الیاس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ دیکھیں جی، وہ تھوک نکل کر گلا تر کرتے ہوئے بولا، جب میں مکھیا سے ملنے اس کے کوارٹر پر پہنچا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ آپوں آپ کھل گیا، اور کھلے ہوئے دروازے سے میں نے جو وحشتناک منظر دیکھا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے الٹے قدموں باہر آ کر لوگوں کو مکھیا کی موت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ بعد میں کمرے کا دروازہ کس نے بند کیا یا بھیڑ دیا تھا۔ میری پکار پر وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں قاتل کی حیثیت سے پولیس کا پہلا شک تم پر جانا چاہیے تھا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم تو استغاثہ کے ایک معزز گواہ ہو۔ خیر، مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں کمرہ عدالت سے باہر آیا تو لیلا میرے ساتھ تھی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے معدل انداز میں کہا، وکیل صاحب، آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کو کام کرتے دیکھا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وکالت کرتے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے فوراً اپنی تکلماتی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولی، جی وہی۔ تو پھر آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ میں نے پوچھ لیا۔ بہت دلچسپ مگر مشکل، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا آپ کے کام سے بھی زیادہ مشکل؟ میں نے بھیک مانگنے کا کام چھوڑ دیا ہے، وہ بولی۔ اچھا، میں نے کہا۔ مگر وہ کام بالکل مشکل نہیں تھا، بس ایک جگہ بیٹھ کر صدا ہی تو لگانا ہوتی ہے۔ مگر آپ کے کام کے لیے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو بال کی کھال نکال لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کو اپنا متروکہ کام آسان لگ رہا ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے کام کو سہل سمجھتا ہوں، میں نے لیلا کے ساتھ چلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ باقی جہاں تک دماغ کی ضرورت اور بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بغیر تو کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس دماغ نہ ہوتا تو لوگوں کے دلوں کو پگھلانے اور جذبات کو اکسانے والی زود اثر صدائیں ایجاد نہیں کر سکتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں لیلا جی؟ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں وکیل صاحب، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میں آپ کو وکالت والا کام سکھا دوں، میں نے اظہار مذاق کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ جی، آپ نہ کہا کریں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتی ہوئی بولی۔ آپ اتنے احترام سے بات کرتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں تو سب سے ہی احتراماً ہی بات کرتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن آپ اس احترام کے بجائے تم سے مجھے مخاطب کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کی خوشی کا خیال رکھا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیلا، کیا تم اپنے بیٹے سے چند باتیں کرنا چاہو گی؟ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جیل کی گاڑی کا ایک باوردی اہلکار لالی کو ہتھکڑی کی زنجیر سے پکڑ کر جیل وین کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے پراشتیاق لہجے میں کہا، ہاں ضرور کرنا چاہوں گی۔ میں نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لالی سے ملواتا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے چل پڑی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہ پیش کیے گئے، جن میں سے ایک غیر ضروری، ایک غیر دلچسپ اور ایک فل انٹرٹینمنٹ تھا۔ میں آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے اول الذکر کو خارج از بیان، دوئم الذکر کو اجمال البیان اور سوم الذکر کو جامع البیان حاضر خدمت کروں گا۔ تو سب سے پہلے دوسرے گواہ کا اجمالی جائزہ۔ اس کا نام تھا قدیر خان۔ قدیر خان کی عمر 40 سال تھی۔ وہ درمیانے قد کاٹ اور عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ جب وہ بیان حلفی دے کر فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ خان صاحب، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی ملزم سے کب آخری بار ملاقات ہوئی تھی؟ اس کی باپ کے وفات کے 2-3 دن بعد، گواہ نے جواب دیا۔ شاید وہ مارچ کی 10 تاریخ تھی۔ 10 مارچ کو ملزم نے آپ کے سامنے مقتول کے خلاف زہر اگلا اور 14 مارچ کو اس نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔
ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने वकील इस्तग़ासा की बात पूरी होने से पहले बाआवाज़ बुलंद कहा, जब तक इस केस का फैसला मेरे मुवक्किल के खिलाफ नहीं हो जाता, यानी इसे अदालत में कातिल साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो मुल्जिम है। इसे मुजरिम समझ लेना एक संगीन गलती होगी। मेरे फाजिल दोस्त अपने गवाह को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने 14 मार्च को अपने मुखिया की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया, यानी वो करीम बख्श का कातिल है। वकील सरकार का ये अमल इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड, जज ने ठोस अंदाज में कहा और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिम और मुजरिम के फ़र्क को बरकरार रखते हुए गवाह पर जिरहत जारी रखे। मुल्जिम ने आपसे किस किस्म की मनफी बातें की थीं? वकील इस्तग़ासा ने अपने सवाल को निहायत ही होशियारी से घुमाते हुए कहा, जिसके 2-3 रोज़ बाद मकतूल अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। मैं मुल्जिम से अक्सर फल खरीद लिया करता था, गवाह वजाहत करते हुए बोला। जब मैंने इससे बेहद गमज़दा देखा तो इसकी अफसरदगी का सबब पूछ लिया। तब मुझे पता चला कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। मैंने हमदर्दी के चंद जुमले बोले तो ये फट पड़ा। फिर इसने मुझे अपनी कहानी सुना दी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लाली के बरादरी सिस्टम और रवायात का जिक्र करने के बाद कहा, मुल्जिम का दावा था कि मुखिया के गलत फैसले ने इसके बाप की जान ली है। जब से इन लोगों ने बस्ती को छोड़ा, इसका बाप बहुत बेचैन और परेशान था। वो रातों को सोते से उठकर चीखने और चिल्लाने लगता था। इसकी ज़बान पर बस एक ही नाम होता था, करीम बख्श, जिसके फैसले ने इन्हें बस्ती और बिरादरी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बिरादरी और वो बस्ती मुल्जिम के बाप की ज़िंदगी थी। मुखिया ने गोया उसके बाप की ज़िंदगी छीन ली थी, लिहाजा वो भी मुखिया को जिंदा नहीं देख सकता। मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अपने बाप के कातिल मुखिया करीम बख्श को मौत की नींद सुला दूंगा। ये थे मुल्जिम के अल्फाज, जो मैंने मिनोअन आपके सामने दोहरा दिए हैं। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की तरफ से 3 गवाह पेश किए गए और उनमें से एक गवाह का नाम था कदीर खान। कदीर खान की उम्र 40 साल थी। वो दरमियानी कद काट और आमसी शक्ल सूरत का मालिक था। जब वो बयान हल्फी देकर फारिग हुआ तो वकील इस्तग़ासा ने इसे घेर लिया। खान साहब, उसने गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी मुल्जिम से कब आखिरी बार मुलाकात हुई थी? इसके बाप की वफ़ात के 2-3 दिन बाद, गवाह ने जवाब दिया। शायद वो मार्च की 10 तारीख थी। 10 मार्च को मुल्जिम ने आपके सामने मकतूल के खिलाफ जहर उगला और 14 मार्च को उसने मकतूल की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने वकील इस्तग़ासा की बात पूरी होने से पहले बाआवाज़ बुलंद कहा, जब तक इस केस का मेरे मुवक्किल के खिलाफ फैसला नहीं हो जाता, यानी इस अदालत में इसे कातिल साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो मुल्जिम है। इसे मुजरिम समझ लेना एक संगीन गलती होगी। मेरे फाजिल दोस्त अपने गवाह को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने 14 मार्च को अपने मुखिया की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया, यानी वो करीम बख्श का कातिल है। वकील सरकार का ये अमल इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड, जज ने ठोस अंदाज में कहा, फिर इन अल्फाज में मजीद इजाफा कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिम और मुजरिम के फ़र्क को बरकरार रखते हुए गवाह पर जिरहत जारी रखे। मुल्जिम ने आपसे किस किस्म की मनफी बातें की थीं? वकील इस्तग़ासा ने अपने सवाल को नहायत ही होशियारी से घुमाते हुए कहा, जिसके 2-3 रोज़ बाद मकतूल अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। मैं मुल्जिम से अक्सर फल खरीद लिया करता था, गवाह वजाहत करते हुए बोला। जब मैंने इसे बेहद उदास और अफसरदा देखा तो इसकी अफसरदगी का सबब पूछ लिया। तब मुझे पता चला कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। मैंने हमदर्दी के चंद जुमले बोले तो ये फट पड़ा। फिर इसने मुझे अपनी कहानी सुना दी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुल्जिम का दावा था कि मुखिया के गलत फैसले ने इसके बाप की जान ली है। जब से इन लोगों ने बस्ती को छोड़ा, इसका बाप बहुत बेचैन और परेशान था। वो रातों को सोते से उठकर चीखने और चिल्लाने लगता था। उसकी ज़बान पर बस एक ही नाम होता था, करीम बख्श, जिसके फैसले ने इन्हें बस्ती और बिरादरी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बिरादरी और वो बस्ती मुल्जिम के बाप की ज़िंदगी थी। मुखिया ने गोया इसके बाप की ज़िंदगी छीन ली थी, लिहाजा वो भी मुखिया को जिंदा नहीं देख सकता। मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अपने बाप के कातिल मुखिया करीम बख्श को मौत की नींद सुला दूंगा। ये थे मुल्जिम के अल्फाज।
जो मैंने मिनोअन आपके सामने दोहरा दिए हैं। 10 मार्च की दोपहर मुलजिम ने इस्तगासा के गवाह कदीर खान के सामने अपनी बिरादरी के मुखिया करीम बख्श को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया था और 14 मार्च की सपहर मकतूल अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वकील इस्तगासा ने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए ठोस अंदाज में कहा, 14 मार्च की सपहर ही को बस्ती के एक शख्स फारूक हसन ने मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलते देखा। उसके बाद तो सूरत हाल रोज़े रोशन के मानिंद आया हो जाती है। जनाबे अली, फिर वो मेरी जानिब मुड़ा और खुरदुरे लहजे में कहा, योर विटनेस। अपनी बारी आने पर मैंने इस्तगासा के गवाह कदीर खान पर नपी तुली और मुख्तसर सी जिरह की। मैंने विटनेस बॉक्स के नज़दीक जाकर आम से लहजे में सवाल किया, कदीर खान, यकीनन आप मुलजिम की बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते? बिल्कुल नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, आपका तसव्वुर कितना मजबूत है? मैं समझा नहीं वकील साहब, वो उलझन सदा लहजे में बोला। मतलब ये कि मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, क्या आप चंद लम्हात के लिए ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त आप कमरा अदालत में नहीं बल्कि किसी बस स्टॉप या किसी रेस्टोरेंट में मुझसे बातचीत कर रहे हैं? यानी थोड़ी देर के लिए आपने खुद को यहाँ की बजाय किसी और जगह पर फर्ज करना है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ तो करें प्लीज़, मैंने जोर देकर कहा। चंद लम्हात के लिए आप खुद को मुलजिम की जगह पर रखकर सोचें। आपकी बिरादरी का मुखिया एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में आपकी फैमिली को बुरी तरह जलील और रुस्वा करके बस्ती और बिरादरी से हमेशा के लिए बेदखल और लाताल्लुक कर देता है। इस जिल्लता में सदमे को बर्दाश्त न करते हुए आपका बूढ़ा बाप जिंदगी की बाजी हार जाता है तो इन अज़ियतनाक हालात के जिम्मेदार शख्स यानी मुखिया के लिए आपके दिलो दिमाग में किस किस्म के एहसास और जज्बात होंगे? क्या आप अपनी तबाही और बर्बादी के मरकजी किरदार इस मुखिया को फूलों का हार पहनाएंगे या इसके खिलाफ जहर उगलकर अपने अंदर का गुबार धोते रहेंगे? फूलों का हार तो हरगिज नहीं पहनाऊंगा, वो हतमी लहजे में बोला। तो गोया आप भी मुलजिम की तरह अपना मन का बोझ हल्का करने के लिए मुखिया को बुरा भला कहते रहेंगे? लेकिन वो किते कलामी करते हुए बोला, मुलजिम ज़बानी कलामी अपने मुखिया की बुराई करने तक महदूद नहीं रहा। वो पुरजोश अंदाज में बोला। उसने अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारकर इंतकाम की आग को ठंडा कर लिया। खान साहब, मैंने इस्तगासा के गवाह के चेहरे पर निगाह जमाकर सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या आपने अपनी आंखों से मुलजिम को मकतूल की गर्दन पर छुरी चलाते देखा था? मैंने तो नहीं देखा, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। लेकिन मुझे पता चला है कि वक़ुआ के वक्त बस्ती के किसी शख्स ने मुलजिम को मकतूल के कमरे से बरामद होते देखा था। आपने मरने के बाद अपनी कब्र में दफन होना है या बस्ती के उस बंदे की कब्र में जिसने मेरे मुवक्किल को मकतूल के कमरे से निकलते देखा था? मैंने जारहाना अंदाज में सवाल किया। जाहिर है जनाब, हर कोई अपनी अपनी कब्र में दफन होता है, वो अजीब सी नज़र से मुझे तकते हुए बोला। बस तो फिर आप अपने मुशाहिदे और तजुर्बे तक ही महदूद रहें, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। मज़कूरा यानी शाहिद जब आपकी जगह इस कटहरे में आके खड़ा होगा तो इसकी मिजाज पुरसी भी कर ली जाएगी। जी ठीक है, वो शकत खुर्दा अंदाज में बोला। इसके साथ ही मैंने अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। इस्तगासा की तरफ से अगला गवाह एक आमिल बाबा था, वही शख्स जिसके तारुफ में मैंने जामिउल बयान के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान थी। इस्तगासा के गवाह की फहरिस्त में मर्द मज़कूर का बाकायदा कोई नाम दर्ज नहीं था। इसे हर जगह किबला के टाइटल से नवाजा गया था कि एक मकाम पर किबला जनाब भी लिखा गया था। इसकी वज़ेक़तें तावीज़ गंडे और दीगर अमलियात करने वाले अफराद ऐसी थी। किबला जनाब ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तगासा विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि वकील मुखालिफ अपने इस गवाह का बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहा था। इसके अंदाज में गहरी अकीदत झलकती थी। जब उसने एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए जिरा का आगाज़ किया तो उसकी आवाज़ में भी गवाह के लिए इज्जत पाई जाती थी। आप इस लड़के को तो अच्छी तरह जानते हैं ना बाबा? हम अपने पास आने वाले हर ज़रूरतमंद को जहन में महफूज कर लेते हैं वकील साहब, वो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मुलजिम को घूरते हुए बोला। ये जवान 2 मरतबा मेरे पास आया था और दोनों ही मरतबा गलत मकसद से। मैंने इसकी नीयत के फतूर को पढ़ लिया था।
अदालत जानना चाहती है कि मुलजिम अपनी कौन सी हाजात को रवा कराने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, वकील इस्तगासा ने कहा। किबला जनाब ने एक बार फिर अपनी खूनी आंखों से मुलजिम का जायजा लिया। किबला जनाब की आंखें अपनी सुर्खी से इस बात का पता देती थीं कि या तो वो कई रात से सोया नहीं था और या फिर उसने जहाज रवाना किया हुआ था। वो किसी ऐसे तेज नशे का आदी था जिसने उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर आंखों में लाली भर दी थी। पहली दफ़ा ये तस्खीर महबूब की खातिर मुझसे मिलने आया था, किबला जनाब ने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया। इसे जिया नामी बस्ती की किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, मगर जिया इसे बिल्कुल घास नहीं डालती थी। मैंने लड़की का नाम में वालदा अपने पास नोट कर लिया और साइल की हाजत रवाई के लिए ख़ास अमल कर दिया। मेरे अमल ने असर दिखाया और चंद रोज़ बाद ही जिया ने इसे अपने घर के अंदर बुला लिया। इसके लिए वो सुनहरी मौका था कि अपने दिल की बात लड़की से कह दे, लेकिन ये गधा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाज निकला। इसने प्यार मोहब्बत की कोई बात करने के बजाय डायरेक्ट उसकी इज्जत पर ही हाथ डाल दिया। मेरा अमल जिस काम को आसान बना रहा था, इसने जज्बात की रोह में बहकर पलक झपकते में इसे मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दिया। इस नापकार ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और खुद भी जिल्लत उठाई। इस नालायक की बेहुदा हरकत का जो नतीजा बरामद हुआ वो सबके सामने है। किबला जनाब ने अपनी बात मुकम्मल की तो वकील इस्तगासा ने कहा, ये तो आपने मुलजिम की पहली हिमाकत का अहवाल बयान किया है। दूसरी बार मुलजिम कब और किस मकसद से आपके पास आया था? ये उस वक्त की बात है जब इन लोगों को बिरादरी वालों ने बस्ती से बेदखल करके खुद से लाताल्लुक कर दिया था, किबला जनाब ने ठहरे हुए लहजे में बताया। इस वक्त ये गम गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इस पर एक ही धुन सवार थी, इंतकाम और बस भयानक इंतकाम। ये मुखिया करीम बख्श को इबरतनाक मौत से दो चार करने का ख्वाहां था। इसने मुझसे कहा कि मैं कोई ऐसा अमल करूं कि मुखिया तड़प तड़प कर खून थूकते हुए हलाक हो जाए। मैं करीम बख्श को अजियतनाक मौत मरते देखना चाहता हूँ। मैंने साफ इनकार कर दिया और इस पर वाज़ेह कर दिया कि मैं इंसान की मौत का खेल नहीं खेलता। इसके सिवा जो भी काम है मुझे बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। ये मेरे जवाब से खासा मायूस हुआ और पैर पटक कर वापस चला गया। मैं आपको बताना भूल गया कि इस लड़के से मेरी एक सरसरी सी मुलाकात भी हुई थी, मगर चंद सेकंड के लिए, और वो भी सरे राह। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं एक मज़ार पर फातिहा खानी करके वापस आ रहा था। ये मुझे सामने से आता दिखाई दिया। इसने मुझे वाजबी से सलाम किया तो मैंने इखलाकन पूछ लिया, तुम्हारे क्या हाल हैं? हाल और हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं, इसने संगीन लहजे में जवाब दिया। मुखिया के फैसले का जहर मेरे बाप की जिंदगी चाट गया है। आपने तो कुछ किया नहीं, अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। इसकी बातों से मुझे खतरे की बू महसूस हुई। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। आखिर तुमने क्या करने का सोचा है? आपको बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, इसने सनसनीखेज लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। मैंने बहुत सोचा कि इस बात से इसका मतलब क्या था, लेकिन मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। फिर जब मैंने मुखिया के कत्ल के बारे में सुना तो सूरत हाल रोज़े रोशन की मानिंद अयां हो गई। जनाब अली, वकील इस्तगासा अपने गवाह को कटहरे में खड़ा छोड़कर जज से मुखातिब होते हुए करारी आवाज़ में बोला, मकतूल से मुलजिम की नफरत के कई सबूत मोअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। मुलजिम ने इस्तगासा के गवाह कदीर खान के सामने इस आज़म का इजहार किया था कि ये अपने बाप की मौत और इन सब की बेइज्जती के ज़िम्मेदार मुखिया करीम बख्श को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस मकसद के हुसूल के लिए ये किबला जनाब के पास भी पहुंचा ताकि ये कोई ऐसा मोहलिक अमल करें जिससे मुखिया की मौत वाक़ई हो जाए। मुलजिम की मकतूल की मौत की आरज़ू अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। ये केस दरहकीकत एक ऐसी सच्ची कहानी है जो मुलजिम की हविसनाक झूठी मोहब्बत में नाकामी से शुरू होकर मुखिया करीम बख्श की भयानक मौत पर ख़त्म होती है। मुलजिम अपनी हसरतों के मज़ार पर बैठकर इंतकाम की आग को सर्द करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान में उसने अपनी मौत के परवाने पर भी दस्तखत कर दिए हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं गवाह से कोई इस्तफसार करने से पेशतर अपने फाजिल दोस्त से एक मासूम सा सवाल करना चाहता हूँ, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। अगर अदालत को कोई एतराज़ ना हो तो। नो ऑब्जेक्शन।
जज ने ठोस अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे मुवक्किल ने अपनी मौत के परवाने पर किस हाथ से दस्तखत किए हैं? ये कैसा सवाल है? वो भड़क उठा। मैंने तो वो बात महावरतन की थी या फिर ज़रबुल मसल, इससे मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है माय डियर काउंसलर। मैंने तो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे तो आप सिर्फ ये बता दें कि मुलजिम ने अपने डेथ वारंट पर लेफ्ट हैंड से साइन किए थे या राइट हैंड से? लेफ्ट हो या राइट? वो बरहमी से बोला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेफ्ट और राइट में 180 दर्जे का फ़र्क होता है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। यानी बादुल मशरकैन, पूरब और पश्चिम की दूरी, बहुत ज़्यादा फासला, बहुत ज़्यादा फ़र्क। पता नहीं आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो बेजारी से बोला। जिस तरह किबला बकौल जनाब मुलजिम ने इनसे कहा था आपको बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपसे फ़िलहाल यही अर्ज़ कर सकता हूँ, मैंने वकील इस्तगासा के चेहरे पर निगाह गाड़ कर सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेफ्ट और राइट किसी तौर जिंदगी और मौत की बिसात बिछाते हैं, ये आपको इस केस का फैसला होने से पहले पहले मालूम हो जाएगा। मेरी इस मुबहम और सनसनीखेज गुफ्तगू ने वकील इस्तगासा के दिलो दिमाग पर क्या असरात मुरतब किए, मैं इसकी परवाह किए बगैर किबला जनाब की जानिब मुतवज्जा हो गया। इसके बाद मैंने बड़ी फखरी टाइप की जिरह का आगाज़ कर दिया। हज़रत, मैंने गवाह की तरफ देखते हुए मसनूई एहतराम के साथ कहा, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और इस इज्जत अफजाई का एक जिंदा मुजाहरा तो मैंने अभी इस अदालत में देखा है, जब वकील इस्तगासा जिरह के दौरान आपके सामने झुके और बिछे जा रहे थे। लिहाजा अगर सवालात करते वक्त अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत से नवाज रखा है, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। हमें यकीन है कि आप भी बहुत जल्द हमारे इरादतमंदों में शुमार होने लगेंगे। मैंने इस्तगासा के इस गवाह पर अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी और इस काम के लिए मुझे अपने एक दोस्त से भी मदद लेना पड़ी थी, जो एक ज़रूरतमंद के भेस में किबला जनाब से मिलने गया था। बहरहाल वो इस शातिर इंसान से निमटने के लिए मैंने बड़ी जामे मनसूबाबंदी कर रखी थी। किबला जनाब ने अपनी बात के इख्तिताम पर जिस यकीन का इजहार किया था, इसके जवाब में मेरे जहन ने सिर्फ इतना कहा, नो वे। मैंने जहन की बात को मनोअन इस तक पहुँचाने के बजाय जल्दी से कहा, जी जी बिल्कुल, मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे सवालात करते वक्त अगर मुझसे कोई बेअदबी या गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं शामिल बाबा के साथ जो हाथ करने वाला था, ये सारा माहौल इसी मौके के लिए बना रहा था। मेरी बात के जवाब में उसने बेपरवाही से कहा, इन वकील साहब को जो ठीक लगा वो उन्होंने हमसे पूछ लिया। आपको जो मुनासिब महसूस हो पूछ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो कानून की मदद करने यहाँ आए हैं। ठीक हो गया जनाब, मैंने अपनी जिरह को पहले गियर में डालते हुए कहा। आपने वकील इस्तगासा को बताया है, मेरा मतलब है कि वकील सरकार के तवस्सुत से मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि मुलजिम की आपसे 3 मरतबा मुलाकात हुई थी, 2 बार आपके ठिकाने पर और 1 दफ़ा सरे राह चलते हुए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? वजह फरमाया आपने, वो अपनी खून आलूद आंखों से मुझे देखते हुए बोला। यह हमारे आस्ताने पे 2 बार अपने काम से आया था और तीसरी मरतबा हमारा मिलना इत्तफाकन था, हमने इसकी तफसील बता दी है। मैं बेहद अदब के साथ आपके अल्फाज दोहराने की जसारत कर रहा हूँ, मैंने मादिल अंदाज में कहा। ये जवान 2 मरतबा मेरे पास आया था और दोनों ही मरतबा गलत मकसद से। मैंने इसके नीयत के फतूर को पढ़ लिया था। बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वह उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल हमने यही कहा था। आपके इस कहे पर मुझे 2 अहम सवालात करने हैं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। सवाल नंबर 1, मैंने तो यही सुना और पढ़ा है कि नीयत का हाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है, फिर आपने मुलजिम की नीयत के फतूर को कैसे पढ़ लिया? वकील साहब, आपकी मालूमात अधूरी और नाकिस हैं, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। ये दुरुस्त है कि इंसान के दिल का हाल और नीयत का अहवाल अल्लाह को मालूम होता है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो अपने किसी बरगुज़ीदा बंदे को भी इन मामलात पर दस्तरस अता कर देता है। हम इस हवाले से खासे खुशकिस्मत साबित हुए हैं। गोया आप एक साहिब तसर्रुफ इंसान हैं।
आप हमारे तसर्रुफ और ताकत को छोड़ें वकील साहब, वो अजीब से लहजे में बोला। अपना दूसरा सवाल सामने लाएं। जो हुक्म किबला जनाब, मैंने मसनूई अदब की अदाकारी जारी रखते हुए कहा। मुलिम आपके आस्थाने पर दोनों मर्तबा गलत मकसद से हाजिर हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप ही ने ऐसा बयान फरमाया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, आपने पहली बार मुलजिम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई ज़ूद असर अमल किया, लेकिन दूसरी मर्तबा इसका काम करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किबला जनाब, जबकि आपके बकौल दोनों दफ़ा इसका मकसद गलत था। गलत और सही के भी कई दर्जे होते हैं वकील साहब, वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। मुलजिम की दोनों हाजात ही गलत थीं, लेकिन पहली हाजत के मुताबिक वो जिया को अपना बनाना चाहता था। इसकी मोहब्बत को देखते हुए हमने मदद की, मगर दूसरी हाजात एक शख्स की जान लेने से मुतालिक थी, इसलिए हमने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, हम मुलजिम की दूसरी ख्वाहिश और आपके सरीही इनकार को फ़िलहाल एक तरफ रखकर ख्वाहिश नंबर 1 पर फोकस करते हैं। मैंने इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए कहा, आपने तो मुलजिम की नीयत के फतूर को साफ साफ पढ़ लिया था। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इसकी मोहब्बत मसनूई है। ये अपनी हविस की तकमील के लिए जिया को हासिल करना चाहता है। आपका अमल बकौले आपके इनकलाबी असर दिखा रहा था। फिर क्यों और कैसे इस नालायक और नापकान ने आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया? अगर आपने मोहब्बत की बुनियाद पर मुलजिम की मदद की थी, तो मौका मिलते ही मुलजिम की मोहब्बत हविस में कैसे बदल गई? आप इंसान की नीयत को पढ़ने के दावेदार हैं, फिर आपको मुलजिम की नीयत में शामिल खोट नज़र क्यों नहीं आई? वो नहायती अय्यार और मजा हुआ आमिल बाबा था। मेरे एतराज़ात को उसने बड़े तहम्मुल से सुना, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, वकील साहब, हमने खुदाई का दावा नहीं किया। आपकी तरह हम भी अल्लाह के एक बंदे हैं, और बंदा बशर तो खता का पुतला है जनाब। हमसे भी गलती हो सकती है। आप ये भी तो देखें कि जब मुलजिम दोबारा हमारे पास मुखिया करीम बख्श की इबरतनाक मौत के लिए अमल कराने आया, तो हमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया था। अब वक्त आ गया था कि मैं किबला जनाब की झूठी बुजुर्गी और गलीज अज़ाइम का भांडा फोड़ डालूं। होल्ड अप काफ़ी हो गया था। ड्रॉप सीन अपनी बारी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने जिरा को एक नए जाविये पर डालते हुए गवाह से पूछा, हजरत, आपका नाम क्या है? ये किस तरह का सवाल है? वो चटक कर बोला, लोग हमें किबला जनाब कहकर पुकारते हैं, और यही हमारा नाम है। जो लोग आपको किबला जनाब कहकर पुकारते हैं, वो सब आपके अकीदतमंद हैं, और अभी तक आपकी ये पेशगोई पूरी नहीं हुई कि बहुत जल्द मैं भी आपके इरादतमंदों में शुमार होने लगूंगा। सो मैंने दानिस्ता रुक कर वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुझे खौफ भरी उलझन नजर आई। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर दोबारा गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैं आपका वो नाम जानना चाहता हूँ जो पैदाइश के वक्त आपके वालिदैन ने रखा था, और जो आपके शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है। मेरे इस कड़े इस्तफसार पर आमिल बाबा जुज़बुज़ होकर रह गया। इस नाजुक मौके पर वकील इस्तग़ासा फौरन उसकी मदद को लपका। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सरकार की तेज़ आवाज़ कमरा अदालत में गूंजी। इस वक्त अदालत में करीम बख्श मर्डर केस की समाअत जारी है, और मेरे फाजिल दोस्त इस्तग़ासा के गवाह के नाम पर अटक कर रह गए हैं। मौसूफ की यह हरकत गैर ज़रूरी होने के साथ ही अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के भी मुतरादिफ है। मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि डिफेंस को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने से रोका जाए। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, क्या इस्तग़ासा के गवाह का पैदाइशी नाम ज़ेरे समाअत केस से किसी किस्म का ताल्लुक़ रखता है? एक तरह से हाँ, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। वैसे भी किसी शख्स से उसका असली नाम पूछना कोई बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी नहीं है, और ना ही किसी नौइयत का संगीन जुर्म। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वकील सरकार मेरी इस कोशिश को गैर ज़रूरी और वक्त की बर्बादी साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं। और जहाँ तक मेरे अटक कर रह जाने की बात है, तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके नापसंदीदा नज़र से वकील इस्तग़ासा को देखा, फिर अपना बयान मुकम्मल करते हुए कहा, इस्तग़ासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह का असली नाम पूछने से पहले भी मैंने इनसे कई एक सवाल किए हैं,
और इसके बाद भी मैं इन्हें बख्शने वाला हरगिज़ नहीं हूँ। तो बताया जाए कि मैं कहाँ पर अटक कर रह गया हूँ। जनाब अली, इस तकासा के गवाह किबला जनाब अदालत को ये बताने आए थे कि वकील इस्तगासा वकालती जोर आजमाई करते हुए बोला। नंबर 1, मुलजिम जिया को हासिल करने के लिए अमलियात का सहारा लेने इनके पास पहुंचा था। यानी 8 फरवरी की सपहर बस्ती के एक घर में जो वाक़या रूनुमा हुआ, इसमें जिया की किसी मनसूबाबंदी का दखल नहीं था, बल्कि इस मजबूर लड़की ने तो इस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। नंबर 2, मुलजिम मकतूल को दर्दनाक मौत से दो चार करने के लिए किसी मुजर्रिब अमल का ख़्वाहां था। नंबर 3, मुलजिम ने गवाह पर वाज़े कर दिया था कि गवाह ने जिस काम से इनकार किया, इसी काम को वो बहुत जल्द अपने हाथों से अंजाम देगा। ये मुलजिम की जानिब से मकतूल को कत्ल करने की खुली धमकी थी। वो सांस संभार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, किबला जनाब ने हकीकत हाल मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रख दी है, यानी इनका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद इनसे किसी सवाल की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती और ये असली और नकली नाम की बहस तो इंतहाई बचकाना बल्कि अहमकाना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज ने वकील इस्तगासा की दादरसी करते हुए कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब, आप गवाह के नाम को ज़ेर बहस लाए बगैर जिरह को जारी रख सकते हैं। वकील इस्तगासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे उसने सोमनाथ का मंदिर फतेह कर लिया हो। मैंने जज की बात के जवाब में कहा, ऑल राइट योर ऑनर, मैंने अपने रिकॉर्ड में इस्तगासा के इस गवाह का नाम किबला जनाब फ्रीज कर दिया है। अब मैं इन्हें इसी नाम से पुकारूं और सुनूंगा। अगर आइंदा 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपना ये नाम तब्दील करने की कोई कोशिश की तो मैं और ये अदालत इसे बातिल समझेगी। मेरी इस अजीब व गरीब बात पर जज ने मुझे मायना खेज अंदाज में देखा। किबला जनाब के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और वकील इस्तगासा उलझन का शिकार नजर आया। मैंने सबको नज़रअंदाज करके गवाह से इस्तफसार किया, क्या ये दुरुस्त है कि आप लोगों के कब्ज़े में मुवक्किलात वगैरह होते हैं जिनसे आप मुख्तलिफ नौइयत के काम लेते हैं? यह एक हकीकत है, किबला जनाब ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, लेकिन आपके और हमारे मुवक्किलात में बहुत फ़र्क होता है वकील साहब। उसने आखिरी जुमला कुछ इस अंदाज से अदा किया था कि मैं पूछे बिना न रह सका। मसलन कैसा फ़र्क? आप अपने मुवक्किलात के काम के लिए भागते दौड़ते दिखाई देते हैं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जबकि हमारे मुवक्किलात हमारे हुक्म की तामीर में दौड़े लगाते नजर आते हैं। ज़बरदस्त, आई इम्प्रेस, मैंने मुतासिर अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आप लोग रूठे हुए मन जाएंगे, बिछड़े हुए मिल जाएंगे, संगदिल से संगदिल महबूब आपके कदमों में, जैसे मुश्किल और नामुमकिन काम इन्हीं मुवक्किलात के ज़रिए करवाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरे फेंके हुए जाल में कदम डालते हुए ठोस लहजे में बोला। फिर टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया, वकील साहब, आपकी दिलचस्पी को देखकर तो यही लगता है कि आपकी कोई गोट कहीं फंसी हुई है ना? मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतज़ब्ज़ब लहजे में जवाब दिया, आपका अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। काफ़ी हद तक का क्या मतलब हुआ? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा कि फंसी हुई गोट मेरी नहीं बल्कि मेरे एक शराबी और निकम्मे दोस्त नासिर हुसैन की है। मैंने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में कहा। वह हशाश बशाश लहजे में पूछने लगा, केस क्या है? किबला जनाब ये भूल गया था कि वो इस वक्त अपने आस्थाने में नहीं बल्कि एक अदालत के विटनेस बॉक्स में खड़ा इस्तगासा की जानिब से गवाही दे रहा है। मैंने इसे भूला ही रहने दिया और कहा, केस मोहब्बत का है जनाब। नासिर हुसैन को एक लड़की से इश्क हो गया है, लेकिन वो लड़की नासिर की जानिब ज़रा सा भी माइल नहीं है। हम माइल कर देंगे, किबला जनाब बड़े एतमाद से बोला। 20,000 खर्च होंगे। ऐसा अमल करूँगा कि 3 दिन के अंदर वो लड़की खुद आपके दोस्त की खिदमत में हाजिर होकर इजहार मोहब्बत करेगी। ये तो कमाल हो जाएगा, मैंने किबला जनाब से मुतासिर होने की मसनूई अदाकारी करते हुए कहा। नासिर हुसैन के लिए 20,000 रुपये ऐसे हैं जैसे मूंगफली का एक दाना। मैं आज शाम ही में नासिर को आपके आस्थाने पर भेजूंगा, मगर आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कैसी दरख्वास्त वकील साहब? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला।
आप खुल कर बताएं। इस वक्त कमरा अदालत में मेरे और इस्तगासा के गवाह के दरमियान जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी उसका ज़ेर समाअत केस से दूर का भी वास्ता नहीं था, लेकिन ये मौजू इतना दिलचस्प था कि जज या वकील इस्तगासा ने किसी तरह की मुदाखलत की ज़रूरत महसूस नहीं की। बाकी बच्चे हाज़रीन तो ये सब उनके लिए किसी तफरीह से कम नहीं था। मैं चाहता हूँ कि, मैंने मादिल अंदाज में कहा, आप लड़के और लड़की के क्वाइफ मुझसे अभी ले लें ताकि शाम में जब नासिर आपके आस्थाने पर 20,000 रुपये के साथ आए तो तब तक आप उसका हिसाब वगैरह चेक कर चुके हों। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी से बोला। अगर एक कागज़ और कलम मिल जाए तो मैं भी नोट कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको मुहैया कर रहा हूँ, मैंने अपना बैग खोलते हुए सरसरी अंदाज में कहा। आप बिस्मिल्लाह के लिए तैयार हो जाइए। किबला जनाब आज शाम 20,000 रुपये की मुतवक्का आमद के ख्याल से इतना खुश और पुरजोश हो गया था कि एक लम्हे के लिए भी उसने ये सोचने की जहमत नहीं की कि कहीं मैं इसे मामू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। जब मैं रफ पैड और कलम उसे थमा चुका तो वह सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जी वकील साहब। लड़के का नाम नासिर हुसैन मैंने बताया, वालिदा का नाम ज़ेबुन्निसा और वालिद का नाम आफ्ताब हुसैन। वालिद के नाम की ज़रूरत नहीं है, वो किते कलामी करते हुए बोला। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, लेकिन मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। चलें ठीक है, आपकी रख लेते हैं, वो बेपरवाही से बोला। अब इस लड़की के क्वाइफ भी नोट करवा दें। लड़की का नाम शगुफ्ता उर्फ गुड़िया, वालिदा का नाम बिल्किस बेगम और वालिद का नाम इमदाद अली। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे शराबी दोस्त की तरफ कभी माइल नहीं करूँगा। तुमने ऐसा सोचने की जुर्रत भी कैसे की? मगर शगुफ्ता तो इमदाद अली की बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। बिल्किस मेरी बीवी है, मैं नहीं मानता, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। आपका नाम तो किबला जनाब है, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करो, वो धमकी आमेज लहजे में बोला। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। पहले नहीं था, मगर अब बखूबी अंदाज़ा हो गया है। तुम्हारी ताकत का नहीं बल्कि तुम्हारी औकात का, मैंने इस्तगासा के गवाह को आईना दिखाते हुए तंज़िया लहजे में कहा। जिया भी किसी बाप की बेटी थी, मगर उसे मुल्जिम की जानिब माइल करने के लिए तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। तुम्हारा शुमार उन लोगों में होता है जिनकी गैरत सिर्फ अपने खून के लिए जोश मारती है, दूसरों का खून तफरीह और ज़रिया आमदनी के लिए होता है। वैसे मुल्जिम और जिया वाला वाक़या भी तुमने किसी के बेहद इसरार पर सुनाया है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वकील के बच्चे, वो गुस्सीले लहजे में बोला। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जब किसी की गर्दन तोड़ दी जाए तो शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गैर मुतज़लज़ल लहजे में कहा, गोया तुम भरी अदालत में मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो। इसे सिर्फ धमकी ही नहीं समझना, तेज की शिद्दत ने उसके हवास का सवा सत्यानाश मार डाला था। वो मुंह से कफ उड़ाते हुए बोला, ज़रूरत पड़ने पर मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, समझे तुम। वकील इस्तगासा की हालत दीदनी थी, वो मुसलसल अपने गवाह को इशारे कर रहा था कि वो इस लूज टॉक से बाज आ जाए, लेकिन मैंने किबला जनाब की पूंछ पर कुछ इस तरह से पाँव रख दिया था कि वो मुझे भस्म करने के इरादे से लगातार गोयाई उछल कूद का मुजाहरा कर रहा था, और ये यावागोई सरासर इसी के खिलाफ जा रही थी। ऑर्डर इन माई कोर्ट प्लीज़, जज ने चौबी हथौड़े की ज़रब के साथ तहमाना अंदाज में कहा। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत में एकाएक खामोशी छा गई। इस सन्नाटे को मेरी तवाना आवाज़ ने तोड़ा। मैंने जज से मुखातिब होते हुए मुदल्लिल अंदाज में कहा, जनाब आली, जो शख्स मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू डिफेंस को महज सच्चाई बयान करने पर कत्ल की धमकी देने में कोई हिचकिचाहट महसूस न करता हो, जो फरेब और धोखा दही से अपनी रोज़ी कमाता हो, जो दूसरों की बेटियों की इज्जत और हया से खिलवाड़ करता हो, और जो मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ सुनाकर मुल्जिम की किरदार कुशी करने में किसी तरद्दुद से काम न लेता हो, ऐसे बंदे की गवाही शहादत के बुनियादी मयार पर पूरी नहीं उतरती। और जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने हिकारत भरी नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा और फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त ने पिछले 15-20 मिनट में अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से मुझे सख्त मायूस किया है। ये बात बेबात डिफेंस पर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने का इल्ज़ाम थोपने के फ़न में खासी महारत रखते हैं।
लेकिन यूं महसूस हो रहा है जैसे यूं मुंह में घुनघुनियां डाले किसी मदारी का डुगडुगी तमाशा देखने में मगन है। एक बार भी इनके हलक से ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा मस्ताना खारिज नहीं हुआ। हालांकि इस्तगासा के गवाह ढोगी बाबा पर मेरी जिरह का आखिरी हिस्सा ज़ेर समाअत केस से लग्गा नहीं खाता था, यानी इन सवालों जवाब से यकीनन अदालत का कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। बहरहाल मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके साथ ही अदालत का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया। जज ने 10 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न। इस मौके पर मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, जनाब आली, मैं आइंदा पेशी पर एक अनोखा डेमो देना चाहता हूँ जो इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालकर जल्द से जल्द इसकी मंजिल तक पहुँचा देगा। लिहाजा मुझे मालूम होना चाहिए कि इस्तगासा के कितने गवाह अभी बाकी हैं। जज ने मेरे इस्तफसार को वकील इस्तगासा के सामने रखने के बाद कहा, इसका जवाब आप देंगे। इस्तगासा का सिर्फ एक गवाह रह गया है, फारूक हसन, वकील इस्तगासा ने बताया। अगली पेशी पर वो गवाही देने अदालत आएगा। फारूक हसन यानी नया मुखिया? मैंने सवालिया नज़र से वकील मुखालिफ की तरफ देखा। उसने बेजारकुन लहजे में कहा, जी बिल्कुल वही। बेग साहब, जज ने मेरे उलझन ज़दा अंदाज के पेश नज़र मुझसे पूछा, क्या फारूक हसन की गवाही से आपके डेमो पर कोई बुरा असर पड़ेगा? मैं हमेशा मुस्बित अंदाज में सोचने का आदी हूँ जनाब आली, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। लिहाजा मुझे कभी उम्मीद है कि इस्तगासा के मज़कूरा गवाह का बयान मेरे डेमो के लिए सपोर्टिव साबित होगा। मेरे इस मायनाखेज़ जवाब पर वकील इस्तगासा टटोलती हुई नज़र से मुझे घूरने लगा। इन लम्हात में इनके जहन में क्या चल रहा था, मैं इसकी परवाह किए बगैर अदालत से बाहर निकल आया। लैला भी एक कदम के फासले पर मेरे साथ चल रही थी और वो हर पेशी पर निहायत ही पाबंदी से अदालत में हाजिर होती थी और मुझे पार्किंग एरिया तक पहुंचाने के बाद ही वो अदालत के अहाते से बाहर निकलती थी। मेरी कारकर्दगी से वो खुश भी थी और मुतमईन भी। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में इस्तगासा का आखिरी गवाह फारूक हसन खड़ा था। फारूक की उम्र 50 के करीब थी। वो माइल व फरबी बदन का मालिक एक रौबदार शख्स था। उसका कद मुतनासिब और मूछें घनी थीं। कटहरे में खड़ा वो खासा पुरएतमाद नजर आ रहा था। वो अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके नज़दीक चला गया। मेरी तवक्के के बरक्स वकील सरकार ने अपने गवाह को चंद सवालात के बाद फारिग कर दिया। इन सवालात में इन्हीं बातों का अहाता किया गया था जो इस्तगासा की जानिब से गाहे बगाहे अदालती कार्रवाई में सामने आते रही थीं। अपनी बारी पर मैंने सरसरी अंदाज में अपने काम का आगाज़ किया। फारूक हसन इस्तगासा का एक अहम गवाह और अपनी बिरादरी का मुखिया था, लिहाजा मैंने बहुत ही खास तरीके से इसकी घिसाई का अमल शुरू किया। सबसे पहले तो मेरी जानिब से आपको मुखिया बनने पर मुबारकबाद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मादिल अंदाज में कहा। किसी बिरादरी का सरदार बनना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये एक भारी जिम्मेदारी है। मुबारकबाद का शुक्रिया वकील साहब, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल मैं बस्ती वालों की खिदमत करने की अपनी सी कोशिश ज़रूर करूँगा। लोगों की उम्मीदों का जिक्र आपने खूब किया फारूक साहब, मैंने उसके आखिरी जुमलों पर तवज्जो दिए बगैर मायनेखेज अंदाज में कहा। इस मामले में तो आपकी बस्ती वाले कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद साबित हुए हैं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई वकील साहब। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके मुखिया बनने से पहले ही बस्ती वालों ने आपसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थीं। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जैसे उन्हें यकीन हो कि आप आजकल में मुखिया बनने ही वाले हैं। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ जी, वो ही कहना जो आपने मोहम्मद इलियास से कहा था। क्या मतलब है आपका? वो बिकते हुए लहजे में पूछने लगा। क्या ये सच है कि आपने मोहम्मद इलियास से वादा कर रखा है कि आप इसके चोर भाई जमशेद को जमानत पर रिहा करवा देंगे? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा, जिसके बदले में उसे भी आपका एक काम करना होगा। मेरा मतलब है मोहम्मद इलियास को। जमशेद की ज़मानत के लिए वकील का बंदोबस्त करने का मैंने इलियास से वादा किया था। वो मोहतात अंदाज में बोला, लेकिन इसके बदले में मैंने इसे कोई काम करने को तो नहीं कहा था। किसी से काम निकलवाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
मैंने बदस्तूर इसके चेहरे को देखते हुए जुमाइनी अंदाज में कहा, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बकुआ के रोज़ आपने मुलजिम को मकतूल के कमरे से न सिर्फ निकलते बल्कि मकतूल के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए भी देखा था? ये एक हकीकत है, वो अटल लहजे में बोला। मैं भला इससे इनकार क्यों करूँगा? इनकार न करने का शुक्रिया, मैंने गोलमोल अंदाज में कहा। क्या ये सच है कि मुलजिम के मकतूल के कमरे से निकलने और कमरे का दरवाज़ा बंद करने वाली बात आपके मुंह से निकलकर मोहम्मद इलियास की समात तक पहुंची थी? इसके बाद ये बात चारों तरफ फैल गई और ये पॉइंट केस का अहम हिस्सा बन गया। जी ये सच है, उसने मुख्तसर जवाब दिया, गोया मुलजिम की जाए वारदात पर मौजूदगी के आप वाहिद ऐनी शाहिद हैं। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सवाल किया। मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि इस रोज़ मेरे अलावा भी किसी और ने मुलजिम को करीम बख्श के कमरे से निकलते देखा था या नहीं, वो खफगी भरे लहजे में बोला। चलें किसी दूसरे तीसरे के जिक्र को गोली मारें, हम सिर्फ आपकी बात करते हैं। मैंने इस पर अपने अल्फाज का जाल फेंकते हुए कहा, आप अपनी जिम्मेदारी तो लेते हैं ना? कैसी जिम्मेदारी? वो मोहतात नज़र से मुझे देखते हुए बोला। अरे अब तो ऐसे घबरा गए जैसे कि मैं आपको ये जिम्मेदारी करने के लिए कह रहा हूँ कि साबिक मुखिया मरहूम व मकतूल करीम बख्श के साथ पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े की जिम्मेदारी ले लें। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए वजाहती अंदाज में कहा, मेरा मतलब था कि इस बात की जिम्मेदारी के वक़्वा के रोज़ यानी 14 मार्च की सपहर आपने मुलजिम लाली को मकतूल करीम बख्श के कमरे से निकलते अच्छी तरह देखा था। मैंने इजाफी लफ्ज़ अच्छी तरह पर दानिस्ता दबाव डाला था। इसने एक आसूदा सांस खारिज करने के बाद जवाब दिया, जी हाँ, अच्छी तरह ही देखा था। आपको कोई शक है वकील साहब? आखिरी जुमला उसने तीखे अंदाज में अदा किया तो मैंने जल्दी से कहा, नहीं जनाब, मैं भला आपके बयान को शक की नज़र से देखने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? आपने यकीनन बहुत अच्छी तरह ही देखा होगा, इसीलिए मुझे कभी उम्मीद है कि वो मंजर अभी तक आपकी याददाश्त में महफूज होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं अगर कोशिश भी करूं तो इस मंजर को भुला नहीं सकूंगा। आपका मतलब है? मैंने अपने जाल को गैर महसूस अंदाज में समेटना शुरू कर दिया। मुलजिम के मकतूल के कमरे से निकलने का मंजर? जी हाँ, बिल्कुल वही, वो मजबूत लहजे में बोला। मोअज़्ज़िज़ अदालत जानना चाहती है कि आपने बकुआ के रोज़ मुलजिम को कितने बजे मकतूल के कमरे से निकलते और कमरे का दरवाज़ा बंद करते देखा था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। उसने तरंग में जवाब दिया, लगभग 3 बजे। आप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कमोबेश 1 माह कबल मुलजिम और उसके वालिदैन को बुरी तरह जलील और रुस्वा करके बस्ती से निकाल दिया गया था। मैंने फारूक हसन के चेहरे पर निगाह गाड़कर कहा, इस तनाजुर में मुलजिम का मकतूल के कमरे से बरामद होना आपको अजीब सा नहीं लगा? आपने ये नहीं सोचा कि जिस शख्स के फैसले ने इन लोगों को बस्ती बल्कि बिरादरी ही से निकाल दिया था, मुलजिम इस बंदे के कमरे में भला क्या करने आया होगा? एक लम्हे के लिए तो वाकई मुझे नाकाबिले यकीन सा महसूस हुआ था। वो पुरसोच अंदाज में बोला, फिर मैंने यही सोचा कि हो सकता है मुलजिम अपने रवैये के लिए माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए करीम बख्श के पास आया हो। मतलब ये कि आपने मुलजिम के वहाँ से चले जाने के बाद भी मकतूल के कमरे में जाकर मकतूल से ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मुलजिम इसके पास किस काम से आया था? उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया, मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। चलें तो आपकी ज़रूरत की बात कर लेते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया, आपको शिद्दत से अपनी बिरादरी का मुखिया बनने की ख्वाहिश तो थी ना? मेरे इस दो टोक सवाल पर फारूक हसन का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने हद दर्जा इज़्तिराबी लहजे में कहा, ये किस किस्म का सवाल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए फ़ौरन से पेशतर गवाह की मदद को लपका। डिफेंस अपने उल्टे सीधे सवालों से मोअज़्ज़िज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई शख्स अपनी कौम का लीडर बनने की ख्वाहिश रखता हो तो इसमें आखिर बुराई क्या है? मैंने तो ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया कि अपनी कौम या बिरादरी की रहनुमाई काबिल ताज़ीर जुर्म है, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। मेरे सवाल का हाँ या ना में मुख्तसर जवाब दिया जा सकता है, इस पर इतना एतराज़ किस लिए? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज ने इस्तगासा के एतराज़ को रद्द करते हुए भारी भरकम आवाज़ में कहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया,
डिफेंस प्लीज प्रोसीड फर्दर। फारूक हसन साहब, मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि वक़ुआ के रोज़ आपने मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलते और कमरे का दरवाज़ा बंद करते इतनी वजाहत के साथ देखा था कि वो मंजर अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ आज भी आपको याद है और आप चाहें भी तो उसे भुला नहीं सकते। क्या आप अपने इस दावे के सबूत के तौर पर अदालत को बताना पसंद फरमाएंगे कि इस रोज़ मुलजिम ने कौन सा और कैसा लिबास पहन रखा था? एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर उसने जवाब दिया, शलवार कमीज नीले रंग की। मार खा गए ना तुम, मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो मेरे आप से तुम पर आने के अमल को यकसर नज़रअंदाज करते हुए इज़्तिरारी अंदाज में बोला, मैंने तो सारी ज़िंदगी लाली को शलवार कमीज पहने ही देखा है, इसीलिए तो मार खा गए। मैंने गवाह की आंखों में आंखें डालकर कड़वे लहजे में कहा, तुमने सारी ज़िंदगी नहीं बल्कि मुलजिम की बस्ती में गुजरने वाली ज़िंदगी में इसे ज़रूर शलवार कमीज़ में देखा होगा, लेकिन बस्ती और बिरादरी से बेदखल होते ही मुलजिम और इसकी माँ ने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया था। लैला अब कहीं भी बैठकर भीख नहीं मांगती और मेरा मौक्किल यानी इस केस का मुलजिम लाली जीन्स और शर्ट पहनने लगा है। वक़ुआ के रोज़ भी उसके बदन पर ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट थी। फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा, योर ऑनर, इस्तगासा के गवाहान आमिल बाबा किबला जनाब और नए मुखिया फारूक हसन में कांटे का मुकाबला दरो कोई चल रहा है। इनमें पहले और दूसरे नंबर पर कौन आएगा ये एक अलग बहस है। मैं इस मुबाहिसे को छेड़कर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि आज की तारीख पर मुझे हस्बे वादा एक डेमो भी देना है। जनाब आली, वकील इस्तगासा मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मेरे फाजिल दोस्त के पास इस दावे का क्या सबूत है कि मुलजिम ने वक़ुआ के रोज़ ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी? ऑब्जेक्शन सस्टेंड। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बेग साहब, बारे सबूत आपके सर आ गया है। बेशक बारे सबूत मेरे ज़ुम्मे और बारे तरदीद अदालत के ज़ुम्मे, मैंने चटानी लहजे में कहा। मुझे उम्मीद बल्कि यकीन है कि मेरे सबूत फराहम करते ही मोअज़्ज़िज़ अदालत इस्तगासा के एतराज़ को रद्द करने में एक लम्हे की देर नहीं लगाएगी। डिफेंस अपने वादे का सबूत पेश करे, जज ने दबंग लहजे में कहा। जनाब आली, मुलजिम ने इज्जत की रोज़ी कमाने के लिए काले पुल पर फ्रूट का ठेला लगा लिया था, मैंने वजाहत करते हुए कहा। वक़ुआ के अगले रोज़ यानी 15 मार्च की दोपहर पुलिस ने मुलजिम को इसी ठेले पर फल बेचने के दौरान में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त भी मुलजिम जीन्स और टी शर्ट ही पहने हुए था, क्योंकि अब वो ऐसे ही लिबास इख्तियार कर चुका था। लेकिन मैं ख़ास तौर पर 14 मार्च की सहपहर का जिक्र करूँगा, जब 2 और 4 बजे के दरमियान साबिक मुखिया मकतूल करीम बख्श को मौत के घाट उतारा गया था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुलजिम काला पुल के जिस मकाम पर फल का ठेला लगाता था, इसके एन सामने सफदर हुसैन नामी एक शख्स का मकान है। सफदर हुसैन ने वक़ुआ की सहपहर लगभग 3 बजे मुलजिम के ठेले से कीनू और केले खरीदे थे। सफदर हुसैन इस अमर का गवाह है कि इस रोज़ मुलजिम ने ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी। तो आप अगली पेशी पर सफदर हुसैन को सफाई के गवाह की हैसियत से अदालत में पेश करना चाहते हैं? वकील इस्तगासा ने तीखे लहजे में कहा। अगली पेशी किसने देखी है मेरे फाजिल दोस्त? मैंने वकील मुखालिफ की फेंकी हुई ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा। सफदर हुसैन इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है। गुज़िश्ता पेशी पर जब आपने अदालत को बताया था कि इस पेशी पर नए मुखिया फारूक हसन को अदालत में लाया जाएगा, तो मैंने इसी वक्त इस्तगासा के गवाह को काउंटर करके बंदोबस्त कर लिया था। मेरी इस कारी ज़र्ब पर वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगे। जज ने मेरी तरफ देखते हुए तहक़ीमाना अंदाज में कहा, डिफेंस अपने गवाह को पेश करे। आइंदा 15-20 मिनट में सफाई के गवाह सफदर हुसैन ने अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने के बाद मेरे दावे की तस्दीक कर दी। योर ऑनर, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, यह साबित हो गया कि वक़ुआ के रोज़ यानी 14 मार्च की सहपहर 2 और 4 बजे के दरमियान मुलजिम चाय वक़ुआ से कई किलोमीटर्स की दूरी पर फल फरोशी में मसरूफ़ था और उसके जिस्म पर नीला शलवार कमीज़ नहीं बल्कि ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट थी। इन ठोस हक़ाइक़ की रोशनी में
ये साबित हो जाता है कि मकतूल करीम बख्श को मौत के घाट उतारने वाला मेरा मुवक्किल नहीं बल्कि कातिल कोई और शख्स है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरे खामोश होने पर जज ने गुस्सीली नज़र से फारूक हसन को घूरा। फारूक गड़बड़ा गया और लुकनज़दा लहजे में बोला, सर मैंने जो देखा वही बताया है। वकील साहब को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपनी बात के इख्तिताम पर फारूक हसन ने विटनेस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए कदम उठाया ही था कि मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में चिल्लाकर कहा, ओ मुखिया तुम कहाँ चल दिए? अभी तो मैंने साबिक मकतूल मुखिया करीम बख्श की गर्दन कटने का डेमो भी देना है। ये तुम्हारी या मकतूल मुखिया की पंचायत नहीं कि अपनी मर्जी से इन या आउट होते रहोगे। अभी मैं यहाँ पर जो ड्रामा स्टेज करने वाला हूँ इसे देखे बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते और मौजूद अदालत की इजाज़त के बना तो बिल्कुल भी नहीं और इसके बाद भी नहीं। चुपचाप कटहरे में खड़े रहो। जज ने फारूक हसन की तरफ देखते हुए बरहमी भरे लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब आप डेमो दें। मैंने इस डेमो के लिए एक मर्दाना डिमी का इंतज़ाम कर रखा था। आपने मुख्तलिफ बुटीक और लेडीज़ एंड जेंट सूट फ़रोख्त करने वाली दुकानों में ऐसी डिमीज़ ज़रूर देखी होंगी जिन्हें शॉप वाले ड्रेसअप करके खड़ा कर देते हैं, जिनकी मदद से ये ज़ाहिर करना मकसूद होता है कि वो लिबास ज़ेब तन करने के बाद कोई मर्द या कोई औरत कैसा दिखाई देगा। जज की जानिब से मिलने वाली इजाज़तनुमा हुक्म सुनते ही मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने जिस मर्दाना डमी का बंदोबस्त किया था इसे एक चौबी मेज़ पर चित लिटा दिया। फिर इंक्वायरी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया, सब इंस्पेक्टर साहब जब आप जाए वारदात पर पहुँचे तो मुर्दा मकतूल इसी पोजीशन में अपनी चरपाई पर पड़ा हुआ था ना? जी बिल्कुल यही पोजीशन थी। तफ्तीशी अफसर ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आपकी एक बात के जवाब में मैंने कहा था कि कातिल ने मकतूल की गर्दन को जिस जाविये से निशाना बनाया था इस पर मुझे तफसीली बात करना है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, याद आया? जी बिल्कुल याद है, वो मजबूत लहजे में बोला। और आपने ये भी कहा था कि अभी नहीं बाद में। हाँ वो बात अब आ गया है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर मसनूई संजीदगी का नाटक करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, मुझे कल ही पता चला है कि आप और वकील इस्तग़ासा में से कोई एक लेफ्ट हैंड है। मैंने दानिस्ता वकील इस्तग़ासा को इसके साथ नथी कर दिया था, हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आईओ लेफ्ट हैंडर और वकील इस्तग़ासा राइट हैंडर था और ये मालूमात मैंने इसी केस की इब्तिदा ही में हासिल कर ली थी। लाली से जेल में मुलाकात करने के फ़ौरन बाद मैं इस मुहिम में लग गया था कि इस केस से जुड़े हुए तमाम अहम और गैर अहम अफराद में से कौन राइट हैंडर है और कौन लेफ्ट हैंडर। सिर्फ मैं बाएं हाथ से काम करने का आदी हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरी बात के जवाब में कहा। वकील इस्तग़ासा तो राइट हैंडर हैं, मेरे फाजिल दोस्त को तो लेफ्ट और राइट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने सुलगाने वाले अंदाज में वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा, फिर आईओ से कहा, इस डेमो में आप दोनों हजरात मेरा साथ देंगे। इन दोनों ने उलझन ज़दा नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बैक ज़बान होकर बोले, हमें क्या करना होगा? आप लोगों ने बारी बारी करीम बख्श की गर्दन काट कर इसे मौत की नींद सुलाना है। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बेग साहब? आईओ ने सरासीमा लहजे में इस्तफसार किया। वकील इस्तग़ासा उकताहट भरे लहजे में बोला, ये कैसा बेहुदा मजाक है? ये कोई मजाक है और ना ही ड्रामा। मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, यह सब आपके हाथों से आपकी आंखों के सामने होगा, मगर किसी फल काटने वाली छुरी की मदद से नहीं बल्कि एक बोल्ड मार्कर से, और गर्दन मुखिया करीम बख्श के बजाय इस मर्द की डमी की होगी जो आपके सामने चौबी मेज़ पर लेटा हुआ है। मेरी इस वजाहत के बाद इनकी जान में जान आई। इंक्वायरी ऑफिसर ने एक मुतमईन सांस खारिज करने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके डेमो का हिस्सा बनने को तैयार हूँ, बताएं क्या करना है? वकील इस्तग़ासा मादिल अंदाज में बोला। मैंने अपनी कोट की जेब में से एक ब्लैक बोल्ड परमानेंट मार्कर निकालकर आईओ को थमा दिया और कहा, आप इस डमी के सराहने खड़े होकर ब्लैक मार्कर की मदद से डमी की गर्दन पर इसी जाविये से एक लाइन लगाएं जिस जाविये पर कातिल ने छुरी चलाकर मकतूल को मौत के घाट उतारा था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। 100% समझ गया हूँ, वो पुरजोश लहजे में बोला। मैंने सर से मखसूस इशारा करते हुए कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह करें।
इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरी हिदायत के मुताबिक डमी मर्द की गर्दन पर नरखरे से लेकर बाएं कान की लो तक एक स्याह कौसनुमा लकीर खींच दी। मैंने इसका शुक्रिया अदा करने के बाद रूए सुखन वकील इस्तगासा की जानिब फेरा और एक रेड बोल्ट मारकर उसे देते हुए कहा, आप भी डमी मर्द के सिरहाने खड़े होकर आइयो साहब वाले अमल को दोहराएंगे। वकील इस्तगासा ने चुपचाप मेरी फरमाइश पूरी कर दी। इस कार्रवाई के नतीजे में डमी मर्द की गर्दन पर नरखरे से लेकर दाएं कान की लो तक एक सुर्ख कौसनुमा लकीर खिंच गई। इन ब्लैक एंड रेड लकीरों के दरमियान बमुश्किल 3 मिलीमीटर का फासला होगा। मैंने मर्द की डमी को चौबी मेज से उठाकर जज के सामने मेज पर रख दिया और ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। जनाब आली, इस डमी मर्द की गर्दन पर बाएं हाथ से काम करने वाले इंक्वायरी ऑफिसर ने जब अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज अंदाज में हरकत देते हुए स्याह लकीर लगाई तो इस लकीर का इख्तिताम डमी के बाएं कान के नीचे हुआ। इसके बरक्स दाएं हाथ से काम करने के आदी मेरे फाजिल दोस्त ने जब अपने दाएं हाथ को क्लॉकवाइज हरकत देते हुए सुर्ख लकीर खींची तो इस लकीर का खात्मा डमी के दाएं कान के नीचे हुआ। अब मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर जनाब सब इंस्पेक्टर करामत अली से चंद एक अहम सवाल करना चाहूँगा। ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके मैंने हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर इंक्वायरी ऑफिसर से इस्तफसार किया। आपने क्राइम सीन की मैचिंग की थी और आपके फोटोग्राफर ने मकतूल की कटी हुई गर्दन की तस्वीर भी बनाई थी। अगरचे इस केस की इब्तिदा पर भी मैं इस हवाले से आप पर काफ़ी जिरह कर चुका हूँ, लेकिन अब आप फाइनली मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि मकतूल की गर्दन स्याह लकीर के जाविये पर काटी गई थी या सुर्ख लकीर के जाविये पर। मकतूल की गर्दन पर फल काटने वाली छुरी नरखरे से लेकर इसके दाएं कान के निचले हिस्से तक चलाई गई थी। उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, यानी वही जाविया जो डमी मर्द की गर्दन पर सुर्ख लाइन ने बनाया है। सुर्ख लाइन मेरे फाजिल दोस्त ने घड़ीवार यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अंदाज में खींची थी। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने गलत तो नहीं कह दिया सब इंस्पेक्टर साहब? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, क्योंकि मैंने तो ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया है। आप लेफ्ट हैंडर हैं और आपने ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया, जबकि रेड मार्कर मेरे फाजिल दोस्त ने इस्तेमाल किया जो कि राइट हैंडर हैं। मैंने बदस्तूर आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, हमारे इस डेमो से ये वाज़ेह हो गया कि मुखिया करीम बख्श का कातिल कोई राइट हैंडर शख्स है। अब क्या कहते हैं? बिल्कुल, अभी यही बात साबित हुई है। वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, बस तो ये साबित हो गया कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। मैंने हतमी अंदाज में कहा, इस बेचारे को एक गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुल्ज़िम लेफ्ट हैंडर है? जज की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। एग्जैक्टली योर ऑनर, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, और इस बात की गवाही जिया उसका बाप रव नवाज, नया मुखिया फारूक हसन, बल्कि पूरी बस्ती दे सकती है। मेरे अल्फाज इतने ज़्यादा वज़नी थे कि जज ने इस्तगासा के गवाह फारूक हसन से कड़े लहजे में इस्तफसार किया, क्या वकील साहब ठीक कह रहे हैं? क्या मुल्ज़िम बाएं हाथ से काम करने का आदी है? ये बात मुझे आज ही पता चली है सर, उसने गोलमोल जवाब दिया। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता। बोलते बोलते वो कटहरे से बाहर निकल आया। मैंने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा, कोई आगे बढ़कर मुखिया को रोक लो, अगर यहाँ से निकल गया तो फिर काबू नहीं आएगा। मेरे इन हंगामी अल्फाज ने अदालत का काम आसान कर दिया। मुखिया की बदबख्ती के कटहरे से बाहर आते ही इस घबराहट भरे अंदाज में दरवाजे की जानिब उसने दौड़ लगा दी। कमरा अदालत में अफरा तफरी सी मच गई। इस बदनज़मी में जज की तहकमाना आवाज़ गूंजी, जाने न पाए वो मुतालिका अदालती अमले से मुखातिब था, इसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लो। आने वाहिद में 2 गन बरदार एहलकार हरकत में आ गए। मुखिया के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही इसे काबू कर लिया गया। देखते ही देखते फारूक हसन को हथकड़ी पहना दी गई। जज ने इंक्वायरी ऑफिसर से मुखातिब होते हुए कहा, अरसा 7 यौम के अंदर इस केस का नया चालान पेश किया जाए। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। नए मुखिया फारूक हसन ने जिस अंदाज में कमरा अदालत से फरार होने की कोशिश की थी, उसने ज़ेरे समाअत केस की तमाम तर गुत्थियों को पलक झपकते में सुलझा दिया था। पुलिस कस्टडी में मुखिया ज़्यादा देर तक अपनी ज़बान को बंद न रख सका। पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देती है। फारूक हसन तो गोश्त पोश का इंसान था,
ایک ہی رات میں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے مکھیا کریم بخش کی جگہ لینے اور اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے جو سازش بنی تھی، اور اس میں میرے موکل کا کردار قربانی کے بکرے جیسا تھا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لالی کریم بخش سے شدید نفرت کرتا تھا، لہٰذا کریم بخش کے قتل کے حوالے سے تمام تر شکوک و شبہات کو لالی کی جانب موڑنا آسان تھا، مگر وہی بات کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے لالی کو باعزت بری کر دیا۔ اس موقع پر میں نے وکیل استغاثہ سے کہا، میرے فاضل دوست، امید ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کا فرق بخوبی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ دونوں مل کر زندگی اور موت کی ایسی بساط بچھاتے ہیں کہ لالی جیسے سادہ لوح انسان وقت کے موذی بادگرد میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس نے مجھے ماندانہ نظر سے گھورا اور کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں اس کی خجالت پر مسکرا کر رہ گیا۔